अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है तेरे संग यारा बाय वफा शाह, एपिसोड 5। पिंक कलर के लहंगे के ऊपर ब्लू शॉर्ट कुर्ती, जेब तन किए, पाँव में ऊंची हील, नाजुक हाथों में गुलाब और मोतिये के गजरे, गले और कानों में नाजुक खूबसूरत फूलों के जेवरात पहने और मेकअप के नाम पर होठों पर पिंक लिप ग्लोस लगाए अबिहा मुकम्मल मायूं की दुल्हन के रूप में निहायत खूबसूरत लग रही थी। और इसके बिल्कुल साथ ऑरेंज और ग्रीन कलर के शॉर्ट फ्रॉक और शरारे में बिल्कुल इसी की तरह फूलों की जेवरात जेब तन किए वो शाह खानदान की नीली आंखों वाली नाजुक शहजादी आसमान से उतरी हुई लग रही थी। वो दोनों खानदान की लड़कियों और अपनी चंद दोस्तों के हमरा स्टेज की तरफ जाती। रोश जैसे पूरा सुर्ख गुलाब की पत्तियों से सजाया गया था। इस पर सहज सहज कर कदम रखती हुई स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि आज इनकी इस रस्म में मर्दों का आना मना था, इसीलिए दोनों का घूंघट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वो दोनों देखने वालों को अपनी तिलस्माती हुस्न से मबहूत करती जा रही थी। अम्मा साई समेत नजमा और उज़मा बेगम भी उनकी कितनी बार नजर उतार चुकी थी, जबकि इन दोनों समेत जरमीने का हाथ लगवा कर खुसूसी बकरों का सदका भी दिया गया था। इन दोनों को लेकर जाकर फूलों से सजे झूलों में बिठा दिया गया, जहां अम्मा साई ने आगे बढ़ते हुए इन दोनों की पेशानी पर बारी बारी शफकत से बुसा दिया था और फिर ढेरों दुआओं के साथ इन्हें हल्दी लगाते हुए रस्म की शुरुआत की थी। जबकि इनके बाद उज़मा बेगम, फिर नजमा बेगम और उसके बाद खानदान की माजिज ख्वातीन और सुहागनों ने हल्दी की रस्म अदा करते हुए इन्हें ढेरों दुआओं से नवाजा था। जहां उनकी शादीशुदा जिंदगी और बच्चों की दुआओं पर अब्रिश के गुलाबी गाल सुर्ख अनार हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभिया का चेहरा सपाट होती जा रहा था। वो जब से मुठ्ठियां भींचते हुए लबों पर रस्मी सी मुस्कुराहट सजाए बैठी थी, लेकिन अंदर से तो इसका दिल वासिम के सुलूक के बारे में सोचते लहू हो रखा था। जर हाथों में खूबसूरत फूलों की गजरों से भरा थाल उठाए जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरती बाहर की तरफ बढ़ रही थी, जब बेध्यानी में बाहर से आते जारून से बुरी तरह टकरा गई, जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़ा थाल छूटकर जमीन पर जा गिरा था, जबकि उसमें मौजूद गजरे जहाँ बजा जमीन पर बिखर गए थे। और इस जोरदार तसादुम की वजह से जर, जिसने आज लहंगे के साथ ऊंची हील पहन रखी थी, इसके पाँव डिसबैलेंस हुआ था। इससे पहले कि वो गिरती, जारो ने फौरन उसकी कमर के गिर्द अपना हसार खींचते उसे गिरने से बचाया था, जबकि दूसरी तरफ इसी कोशिश में जर भी उसकी शर्ट का कॉलर सख्ती से अपनी मुट्ठियों में भींच गई थी। और इन सब के दौरान वो इतने करीब आ गए थे कि जर की गर्म सांसें जारून को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जबकि उसने अपनी आंखें गिरने के डर से जोर से भींच रखी थी, जिसे देखते हुए एक पल के लिए मुस्कुराया था और बहुत गौर से उसके चेहरे को देखने लगा, जिसे दूर से ही एक नज़र देखकर उसकी धड़कनें मुंतशिर हो जाया करती थी। आज इसके ख्वाबों की शहजादी उसके बाजुओं में उसके सीने से लगी उसके बहुत करीब खड़ी थी। इसने दिल से शिद्दत से दुआ की थी कि काश ये लम्हे यही थम जाए और वो यूं ही अपने महबूब को अपने हसार में लिए उसका चेहरा तकता रहे, जबकि दूसरी तरफ खुद को महसूस करते जर ने अपनी आंखें खोली थी और इसकी सरमई खूबसूरत आंखें सीधी जारून की शोक रंग आंखों से टकराई थी, जिनमें उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत छलक रही थी, जिसे एक पल के देखने के बाद वो सटपटाती हुई उसका हसार तोड़कर दूर खड़ी हो गई थी। जबकि उसकी इस सतम जरफी पर जारून के सीने में धड़कता दिल तड़प उठा था, क्योंकि इसको अपने मकीन का यूं खुद से दूर जाना पसंद नहीं आया था, इसीलिए वह एहतजाजन शोर मचाने लगा था, आई एम सॉरी। जबकि दूसरी तरफ वो खज्जल सी होती इससे माजरत करती झुककर ज़मीन पर बिखरे गुजरे उठाने लगी। जब वो अभी उसकी आवाज़ पर जैसे होश में आया था और फिर नफ़ी में सर हिला था, अपने दिल को डपट कर खामोश करवाते उसके साथ बैठकर मदद करवाने लगा था, जिस पर ज़रमीनी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ तमाम गजरे थाल में दोबारा सजाए हुए उसके जर के हाथ में पकड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे जर ने उसे अंदर कहीं राहदारियों में गुम हो जाने तक मुस्कुराती नज़रों से देखा था। इसके अलावा इसके खूबसूरत लबों पर धीमी सी मुस्कान थी, जबकि इसकी धड़कनें अलग शोर मचा रही थी। इसके कानों में अबिया के निकाह के दिन बोले गए अल्फाज गूंजने लगे थे कि तुम्हारी शादी जारून से करवा देते हैं। और नजमा बेगम ने इसे जब वो बेहोश थी हॉस्पिटल वाली सारी बात बताई थी कि कैसे जारून ने उनका पल पल ख्याल रखा था, बल्कि एक सगे बेटे की तरह, जिसकी वजह से इसके दिल में जारून के लिए एक नरम गोशा पैदा हो गया था। बंदा इतना भी बुरा नहीं, इसने लाशोरी तौर पर खुद से ही सरगोशी की थी, लेकिन फिर होश में आती अपनी बात पर खुद ही हैरान होती सर झटकती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ उसका इंतजार हो रहा था। टूट कर डाली से हाथों में बिखर जाती है मेहंदी, हाँ मेहंदी, सब ये सॉन्ग है, ठीक है।
लाउड स्पीकर पर चलते मेहंदी सॉन्ग पर मिसरों के हिसाब से स्टेज पर कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। जब डीजे बनी बैठी लड़की ने सॉन्ग चेंज किया था और फिजा में जवाद अहमद की खूबसूरत आवाज़ ने अपना जादू जगाया था। आई मेहंदी की रात, ये रात ओलाई सपनों की सौगात, सजनिया साजन की है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ। इस गाने के चलते ही जर जो एक साइड पर खड़ी उन्हें डांस करते देख खुद खुश होकर तालियां बजा रही थी, लड़कियों ने उसे ज़बरदस्ती साथ खींच लिया था। जब मजबूरी में इसने भी उनके कदम के साथ कदम मिलाते लफ्ज़ों के हिसाब से स्टेप लिया था। ये सब 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 सॉन्ग्स हैं, बहुत लंबा सॉन्ग है सब। नाचते नाचते अचानक सब लड़कियों को शरारत सूझी थी। अब यहाँ ब्रिज जो इन लोगों को डांस करते हुए देख रही थी, वो इन्हें भी ज़बरदस्ती खींचकर बिल्कुल स्टेज के दरमियान ले आई थी और इन दोनों के गिर्द गहरा बनाकर डांस करने लगी, जिसके चलते इन्हें भी मजबूरी में हाथ हिलाने पड़े थे। पायल चूड़ी कंगन दामन सारे तुझे बुलाए, आजा साजन आजा तेरे अपने तुझे बुलाए। घूमते घूमते अचानक अभिया की आंख से एक आंसू बेमोल होकर जमीन पर गिरा था, जिससे इसके साथ नाचती अब्रिश और जरमीनी ने उसे परेशानी से दिखा था, जिसके बाद बमुश्किल इसने खुद संभाले झूठी मुस्कुराहट लबों पर सजाते नफ़ी में सर हिलाया था और दोबारा गाने के साथ बुलाने के अंदाज में हाथ हिलाए। दूसरी तरफ वासिम जो अपने कमरे की बालकनी में फ़ोन सुनने के लिए आया था, इसकी गैर इरादी नज़र अबिया पर उठी थी और फिर झुकना भूल गई थी। इसने थोड़ा आगे होकर इसके हाथों के इशारे और फिर गाने की लाइंस पर गौर किया। मेरी दुल्हन, इंटरेस्टिंग। इसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। साथ ही उसकी समंदर जैसी आंखों में चमक आई थी, जबकि घनी मूंछों तले सुर्ख व सफ़ेद लब मुस्कान से मुस्कुराए थे। वो एक नज़र इसके सर से लेकर पाँव तक गहराई से देखता कुछ सोचकर अंदर की तरफ बढ़ गया। हल्दी की रस्म ख़त्म होते ही तकरीबन रात के 11 बज गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी थक चुकी थी। तो अम्मा साई ने उन्हें उनके कमरे में पहुंच जाने का हुक्म सुनाया था, जिसके बाद जर इन दोनों को लेकर अंदर हवेली की तरफ बढ़ गई थी, जबकि उज़्मा और नजमा बेगम वहां बैठी औरतों की खातिर मदारत में लगी हुई थी। क्योंकि अबिया का कमरा बिल्कुल सीढ़ियों के पास वाला था, इसीलिए वो पहले और इसे कमरे में छोड़ते हुए इसने खाने पीने का पूछ थी, जिस पर इसने नफ़ी में सर हिलाया। अब्रिश को लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई, जिसके जाने के बाद इसने दरवाज़ा बंद करते सुकून का सांस लिया था। इसे अब उलझन सी होने लगी इन कपड़ों और हुलिये से। ऊपर से जरमीने ने हल्दी लगाते वक्त इन दोनों की गाल के साथ पूरा चेहरा भी भर दिया था। इसकी चिड़चिड़ाहट अलग। कमरे में आते ही उसने सबसे पहले दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंका था, फिर अपने खुले बालों को एक जोड़े की शक्ल में बांध दी, जिससे उसकी सुराहीदार गर्दन कुछ और वाज़ेह हो रही थी। अभी कपड़े लेने के लिए ड्रेसिंग की तरफ बढ़ती जब उसे कमरे में कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ। एक मखसूस परफ्यूम की खुशबू जिसने पूरे कमरे को अपने हिसार में ले रखा था, इसने चौंका दिया था। इसने फ़ौरन कमरे की मेन लाइट जलाई और इसका शक बिल्कुल ठीक साबित हुआ था। वासिम शाह अपनी पूरी वजाहत और महसूर कर देने वाली पर्सनालिटी के साथ कमरे में रखे सोफे पर शान से बरजुमान उसकी तरफ ही गहरी नज़रों से देख रहा था, जिनमें उसे आज ऐसे जज्बात नजर आए थे जिसे देखते अबिया की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट सी हुई थी, जबकि इसकी धड़कनें अलग शोर मचाने लगी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन फिर अपने दिल को सख्ती से डपटते हुए मजबूत लहजे में बोली, जिसे सुनकर वासिम के लब मुस्कुराए थे और वो सोफे की बैक के साथ टेक लगाकर बैठता उसे अपनी निगाहों के हसार में लेकर जब बोला तो अबिया ने दिल में से हजार सलवतें सुनाई थी। तुम खुद ही तो मुझे बुला रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बीवी का नहीं, दुल्हन की एक ख्वाहिश पूरी की जाए। अब तुम इतने प्यार से पुकारो और तुम्हारा साजन ना आए तो ये तो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी ना। और वासिम शाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ अब इसकी एक्सरे करती निगाहों से अबिया को उलझन सी होने लगी थी। इसका यूँ खुद को ठिठकी बांध कर देखना उसको कन्फ्यूज़ का शिकार बना रहा था। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़े अपने दुपट्टे पर पड़ी थी, जिसे फ़ौरन आगे बढ़कर उठाते अपनी चारों तरफ अच्छे से ओढ़ लिया था, जिस पर वासिम ने लब दांतों तले दबाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने आपको नहीं बुलाया और ना ही आगे कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई हिमाकत करूंगी। तो बराए मेहरबानी आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मुझे फ्रेश होना है। वो सारे लिहाज बराए ताक रख कर बदतमीज़ी से बोली थी, जिससे वासिम के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या थी, जब चाहे जिसे चाहे इसकी बेइज्जती कर देती थी। शायद ये वासिम शाह को अभी अच्छे से नहीं जानती थी कि वो कैसी फितरत का मालिक है। अगर जानती तो कभी ऐसी हिमाकत नहीं करती। और अगर मैं यहाँ से ना जाऊँ तो वो सोफे से उठ
उठकर भारी कदम लेता, बिल्कुल उसके करीब पहुंचकर उसके कान के करीब झुकता, गंभीरता से बोला था, जिससे उसके लब अभिया के कान की लौ से टकराए थे और साथ उसकी बड़ी हुई शेव वाला गाल अभिया के गाल से हल्का सा मिस हुआ, जिससे उसके चेहरे पर लगी हल्दी वासिम के चेहरे पर भी लग गई थी। जबकि इसकी शेव की चुभते लम्स को महसूस करते अभिया कसमसाई थी। देखिए, अब मैं आपकी कोई भी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अगर आपने मेरे साथ जो कुछ भी गलत करने का सोचा तो मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। इसकी बात के जवाब में वो धमकी देते हुए बोली, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि ऐसा शोर मचाव करते तुम मुझे मेरे इरादों से रोक सकती हो? तो ये भी करके देख लो। मुझे किसी की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। उल्टा ऐसा करके तुम मेरा काम आसान करोगी, और फिर जो रुखसती 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही अंजाम दे दी जाएगी। वो उसके चेहरे की तरफ तमस्कराना नजरों से देखता इस्तहाजिया लहजे में बोला, जबकि अबिया ने उसकी बात पर गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची थी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? शोर मचाओ। वो एकदम उसके और करीब होते तंजिया गोया हुआ, देखिए वासिम, मैं बता रही हूँ, आपको दूर रहें मुझसे, वरना ये आपके हक में बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वो उसके बढ़ते कदम देखकर पीछे होते हुए बोली, जब एक ही जुस्त में वासिम ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था, जिससे वो सीधा उसके कशीदा सीने से टकराई थी। जबकि उसकी फासला बनाने की कोशिश को देखते हुए इसके गिर्द हसार तंग खींच गया था, जिससे वो चाहकर भी आज़ाद नहीं हो सकती थी। तुम जानती हो, तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया है। जब तुम मुझे खुद से दूर रहने का बोलती हो तो दिल करता है तुम्हारी रग व जान में ऐसे उतर जाऊं कि तुम्हें अपनी सांसों से मेरी खुशबू में आए, और जब तुम आईने में खुद को देखो तो तुम्हें तुम नहीं बल्कि मैं नजर आऊं। उसकी गर्दन में झुककर गहरा सांस खींचता सरगोशी में बोला था, जिससे अभिया का दिल बुरी तरह धड़क उठा था, जबकि उसकी नाजुक हथेलियां पसीने से भीग गई थी। और इसने ऐसे ही झुकते उसकी गर्दन पर अपना दहकता लम्स छोड़ा था, जिस पर वो तड़प कर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच गई थी। जबकि दूसरी तरफ वो उसकी खुशबू में खोया उसकी गर्दन को अपने लम्स से भिगो रहा था, और साथ साथ उसकी हाथों की बेबाक जसारतें भी उरुज पर थी, जिसकी वजह से अभिया का अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। वो बिल्कुल उसके सहारे पर आ गई थी, जब वासिम शाह ने थोड़ा और नीचे झुकते बड़े हक और जुर्रत से उसके दिल के मुकाम पर अपने दहकते लब रखे थे। और फिर अबिया की रही बस यही हो गई थी। इसने अपनी पूरी ताकत जमा करके वासिम के गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुई थी, क्योंकि अब सब के दौरान वासिम अपनी गिरफ्त हल्की कर चुका था। जबकि इसके खुद से अलग करने पर उसकी पेशानी पर नागवारी पल पड़े थे। लड़की अभी वापस अपनी जगह पर आओ, वरना अगर मैं तुम्हारे पास आया तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नहीं आऊँगी, बल्कि आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाए, वरना। वो इसकी बात के जवाब में अपनी बिखरी सांसों को संभालती अभी इतना ही बोली थी, जब वासिम ने उसका जुमला दरमियान में अचक लिया। वरना क्या? वो इसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला था। जबकि इस ड्रैगन को दोबारा अपनी तरफ बढ़ते देख अभिया का दिल क्या वो फूट फूट कर रोए, या फिर इसके सर में कोई चीज़ मार कर इसका किस्सा ही ख़त्म कर दे, जिससे कम से कम इससे चुंगल से उसकी जान तो आज़ाद हो जाएगी। वो अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारती, लेकिन वो ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, ऐसा करने की हिम्मत अपने अंदर मकूद पाती थी। अब बोलो, वरना क्या कर लोगी? वो इसकी तरफ चैलेंजिंग नज़रों से देखता तंजिया बोला, वरना मैं आपका सर फाड़ दूंगी। जिसे देखते वो गुस्से से चीखती हुई बोली, जिस पर वो एक पल के लिए हैरान होता, फिर कमरे में उसका ज़िंदगी से भरपूर कहका गूंजने लगा। और ऐसे हंसते देख अबिया एक पल के लिए मबहूत रह गई थी, और साथ ही उसका दिल जोर से धड़का था। काश ये जितना बाहर से खूबसूरत है अंदर से भी होता तो वो दिल व जान से उस पर फिदा हो जाती, लेकिन ये गुरूर और तकब्बर का मारा इंसान बिल्कुल भी मोहब्बत करने के लायक नहीं था। और इस सोच के आते ही उसके चेहरे पर दोबारा नागवारी फैल गई थी, जबकि वो अब भी इसकी बचकाना बात पर हंस रहा था। क्या चीज़ हो तुम यार, सच में। वह उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते हंसते हुए बोल रहा था, जबकि अभिया ने उसका ध्यान दूसरी तरफ देखते हुए वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाई थी, ताकि वो इसके अंदर बंद होकर फिलहाल इस ड्रैगन से अपनी जान बचा सके। लेकिन बुरा हो किस्मत का, इसके दरवाज़ा बंद करने से पहले ही वासिम शाह ने भागकर उसके दरमियान अपना पैर रखते हुए इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। वो बेवकूफ़ समझ रही थी कि उसका ध्यान किसी और तरफ है, जबकि उसकी पूरी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ उसकी ही ज़ात थी। लेकिन उसे अभिया से यूँ मैदान छोड़कर भागने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए रिलैक्स खड़ा था। जबकि दूसरी तरफ अभिया दरवाज़ा बंद करने के लिए अपना पूरा जोर लगा चुकी थी, लेकिन वासिम की ताकत का मुकाबला कैसे करती, जो एक झटके से उसे पीछे धकेलता वॉशरूम में दाखिल हो चुका था, और फिर उसका दरवाज़ा अंदर से बंद करता इसकी तरफ बढ़ने लगा। देखिए वासिम, खबरदार आप मेरे करीब मत आए। जबकि वो इसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। फ़ोन की पुरानी सिम, बर्तन धोने वाले वीम, दूर रह मुझसे। जबकि उसके मुसलसल खुद को और बढ़ते देख वो उसका नाम बिगाड़ती हाथ में आई शैम्पू की बोतल उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, जिसे वो कैच करता बिना किसी भी बात का असर लिए उसके करीब पहुंचता इसे अपने हसार में ले गए।
अब तुमने मुझे सूप बना ही दिया है तो मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर वॉश किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। वह उसके चेहरे की तरफ देखता मायने खीजी से बोला था, जिस पर अभिया उसकी तरफ हैरान कुन नज़रों से देखने लगी। क्या मतलब? जब वासिम ने हाथ बढ़ाकर शावर ऑन किया था, जिससे निकलती ठंडे पानी की फुहार अभिया और इसकी पूरी तरह भिगो गई थी। और दिसंबर के महीने में जहाँ हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी पड़ रही थी, वहीं एक बस्ता ठंडे पानी की फुहार ने अभिया को ठिठुराने पर मजबूर कर दिया, जिससे बचने के लिए उसने वासिम के ही सीने में जाए पनाह ढूंढी थी। और इसके चेहरे और हाथों पर लगी हल्दी वासिम की सफ़ेद शर्ट को दागदार कर गई थी। लेकिन यहाँ इन सब चीज़ों की परवाह किसे थी? वो तो बुरी तरह इसके वजूद के नरम लम्स में खोया हुआ था। फिर एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए अपनी उंगलियों की पूरों से नरमी के साथ उसका चेहरा साफ करने लगा, जबकि इसकी उंगलियों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते अभिया का दिल ढोल की तरह बजने लगा था। और रही पुरानी सिम की बात, तो ये बिना नेटवर्क के भी मुकम्मल सिग्नल देती है। चाहे तो चेक कर सकती हो, लेकिन पहले आजमाइश शर्त है। वो यूं नरमी से उसकी गाल को अपने अंगूठे से सहलाता गंभीरता से बोला, जबकि इसकी सारी बातें अभिया के सर के ऊपर से गुजर गई थी। और वो हौनक चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखने लगी, जबकि शावर से निकलता ठंडा पानी अभी भी इन दोनों के ऊपर बरस रहा था, जिसे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते बिल्कुल फरामोश कर चुके थे। जबकि उसके खुद को ऐसे मुंह खोले होंकों की तरह देखने पर वो बिना वक्त ज़ाय किए उसकी धीमी चलती सांसों को अपने कब्जे में ले गया था। और इसके लम्स में इस कदर नरमी और चाहत थी, जिसे महसूस करते अभिया ना चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर गई और सहारे के लिए उसकी गर्दन में बाजू बांधती उसकी नरमी को महसूस करते हुए बहकती खुद भी उसका साथ देने लगी, जिस पर वासिम के लब मुस्कुराए थे। ता देर एक दूसरे के लम्स में खोए रहने के बाद जब कि वासिम को लगा कि अब वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही, तो वो धीरे से पीछे हुआ था और मखमूर निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा, जो उसकी गर्दन में छहना छुपाए अपनी बिखरी सांसें संवार रही थी। और फिर इसके नीले पड़ते हुए चेहरे को देखता हाथ बढ़ाकर शावर बंद कर गया और इसके भीगे बालों की लटों को इसके चेहरे से हटाता एक बार फिर उसके लबों पर झुकने लगा था, जब अभिया ने अपना नाजुक हाथ इसके लबों पर रखते उसे रोका था। नहीं, प्लीज़, वो बमुश्किल अपनी बिखरी सांसों के दरमियान बोली थी। अब प्लीज़ आप जाए यहाँ से, वह इसके चेहरे की तरफ देखने से गरीज करती बोली थी, जबकि इसके यूं खुद से नज़रें चुराने पर वह महफूज हुआ था। और अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो? वह अपनी मुस्कुराहट छुपाता चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए सवाल गो हुआ, जिससे अभिया का मुंह हैरत से खुल गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं वासिम? अगर किसी ने आपको रात के इस पहर मेरे रूम में देख लिया या फिर किसी को पता चल गया तो घर में इतने सारे मेहमान हैं, सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? सबसे पहले तस्दीक कर ले, मिसेस रूम नहीं बाथरूम। सेकंड, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। वासिम शाह को इससे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता और इसकी बात के जवाब में वह सपाट लहजे में गोया हुआ था। ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना, लेकिन मुझे ज़रूर पड़ता है, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ। वह इसकी हर तरमी को देखती बेबसी से उसके सामने हाथ जोड़ गई थी, जबकि उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि वो किसी भी वक्त रो देगी। ठीक है, चला जाऊँगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। इसके बोलने पर वो इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। तुम्हें मुझे किस करना होगा? जबकि उसकी बात पर अभिया की आंखें हैरत से फटने लगी। करीब थी, वो चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। ये क्या बेहूदगी है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वो इसकी बेबाकी और परदर्शगी से गोया हुई थी। तो फिर ठीक है, मैं कभी कहीं नहीं जाने वाला। इतना कहते हुए वो आगे बढ़कर अभी वो इससे बात दोबारा अपने हिसाब में लेता। करती हूँ वो भुदक कर उसकी पहुंच से दूर होती बोली थी, जबकि उसकी जल्दबाजी पर वासिम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। ओके, उसकी बेबसी को एंजॉय करता एहसान करते बोला। सो बेशरम मरे होंगे जब ये पैदा हुआ होगा। पता नहीं क्या सोच कर अल्लाह ताला ने उसे मेरे नसीब में लिख दिया था। उसके ढीठपन को देखते अभिया ने उसे दिल में ही कोसा था, लेकिन पहले अपनी आंखें बंद कर दे। ये बेवकूफ़ियाँ मेरे सामने ना ही करो तो बेहतर है। अब तुम अपनी मर्जी से आती हो या फिर मैं आऊँ? इसकी बात पर वो अपनी पेशानी पर बल डालते हुए बोला। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानो। अभी इसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था जब अभिया ने अपनी सारी हिम्मत जमा करते हुए आगे बढ़कर उसे चुप करवा दिया था। और इससे पहले कि वो इससे अलग होती, वासिम ने इसके गिर्द अपने गिरफ्त मजबूत हसार करते इसे ऐसा करने से रोका। अभिया ने हिसाब लगाया था कि वो इस बेशरम और अकड़ू ड्रैगन से कभी जीत नहीं सकती थी। अभी भी वो अपनी मनमानी पूरी करता अपनी मर्जी से ही पीछे हटाता और फिर उसके दहकते चेहरे और उसके लम्स से भीगे होठों को देखता, इन्हें हल्का सा अंगूठे से मसलता उसकी सभिया पेशानी पर बूसा देते हुए बिना कुछ कहे वहाँ से निकलता चला गया, जबकि उसके पीछे वो अपने दिल पर हाथ रखती उसकी धड़कनों का शुमार करने लगी थी।
रात के आखिरी पहर प्यास की शिद्दत से उसकी आंख खुल गई थी और जब उसने साइड टेबल पर रखे जग को देखा तो वो खाली था। शायद जर जग में पानी डालना भूल गई थी। इसने नज़र उठाकर घड़ी की तरफ देखा जो रात के 3 बजा रही थी। ऊपर से इतनी सर्दी थी कि उसका अपने गर्म बिस्तर से निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी ये थी कि उसे प्यास भी बहुत शिद्दत से लगी थी, जिस पर वो ना चाहते हुए भी कॉफर से सर झटकती बिस्तर से निकलकर अच्छी तरह अपने गिर्द गर्म शॉल ओढ़ती नीचे किचन की तरफ बढ़ी थी। इस वक्त हवेली की सारी बत्तियां गुल थी, जिसकी वजह से वह अंधेरे में डूबी हुई थी। सब लोग थक कर अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, इसीलिए हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती, किचन में दाखिल होते वहां रखे जग से पानी का गिलास भर के वहीं खड़े पीना शुरू कर चुकी थी। अभी उसने आधा पानी ही खत्म किया था जब इसके कानों में जारिब की गुस्सेली आवाज़ टकराई थी। नहीं, आप ऐसा करें, इन्हें डेरे के पास वाले मैदान में ले आए। नहीं, हम सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकते। मामले की गंभीरता से आप खुद भी वाकिफ़ हैं। ऐसे में हम एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था जिसकी वो नफिक्र तक हवेली का मेन डोर उबूर कर गया था, जबकि जारिब की जिल्लत और इसके आखिरी अल्फाज सुनकर इसके कान खड़े हो चुके थे, क्योंकि इसे जारिब से किसी अच्छे की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। इसीलिए वह परेशानी से पानी का गिलास वहीं टेबल पर रख दी, उसके पीछे ही हवेली के निकलती चली गई, जबकि उस जल्दबाजी में उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर वो किसी की नज़रों में आ गई या जारिब शाह ने उसे वहां देख लिया तो इसका अंजाम क्या हो सकता था। वो धड़कते दिल के साथ अपने चेहरे को चादर से बिल्कुल कवर किए दबे पैरों से उसका पीछा कर रही थी। जहाँ उसकी जुर्रत पर उसका नाजुक दिल धक धक कर रहा था, वहीं उसका दिमाग भी उसे उस काम से बाज रहने को बोल रहा था, क्योंकि अगर इन सब दौरान किसी की नज़र इस पर पड़ जाती तो इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता था ये खुद भी नहीं जानती थी। गाँव के कच्चे पक्के रास्ते से गुजर कर वो खेतों के दरमियान से निकलते एक खुले मैदान में आ गए थे, जहाँ आसपास अंधेरों के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन जारिब के मैदान के बिल्कुल दरमियान में पहुंचने पर ही एकदम कई गाड़ियों की लाइट्स एक साथ रोशन हो गई थी, जिन्होंने चंद पल के लिए उसकी आंखों को चंदिया दिया था कि इसे चंद लम्हों के लिए कुछ भी नजर ना आया था, बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन फिर जब कुछ देर बाद उसकी आंखें वहां के माहौल से मानूस हो गई तो जो नज़ारा उसने देखा उसने अब्रिश के पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी कि वो बमुश्किल अपने मुंह पर हाथ रखती खुद को चीखने से बाज रख सकी थी, और साथ ही दौड़कर वहां मौजूद एक बड़े से पेड़ के ओड़ में हो गई ताकि किसी की नज़र इस पर ना पड़े। जारिब के इन सब के करीब पहुंचते ही खान ने आगे बढ़कर कुर्सी पेश की थी, जिस पर शान से बरजुमान होते इसने अपना फेवरेट मशगला अंजाम दिया, यानी कि सिगरेट सिलगाई थी, जबकि अपनी वहशत भरी गहरी सब्सकांच सी आंखें अपने सामने ज़मीन पर लहू रंग गिरे 2 लोगों पर टिकाई, जो अभी खासी तवाज़ा करने के बाद अब ज़मीन पर सर टिकाए निढाल पड़े थे। सीधा करो इन्हें। इस सुकूत ज़दा माहौल में जारिब की गंभीर आवाज़ उभरी थी, जिसने इस खौफनाक खामोशी में अश्ताल पैदा किया था। वो इसके हुक्म पर फौरन अमल करते हुए वहां मौजूद कुछ लोगों ने आगे बढ़ते इन्हें सीधा करके घुटने के बल बिठाया था, जहां वो लोग अपनी सूजन ज़दा मंदी मंदी आंखें खोलकर अपने सामने मौजूद हस्ती को देखने लगे थे, जिसे देखते उनकी आंखों में खौफ उतरा था और साथ ही मौत के डर से उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, जिसका अगर सही जवाब नहीं दिया तो अंजाम सिर्फ मौत। मॉल में होने वाला हमला किसने करवाया था? वह अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में दरजगी से गोया हुआ। हम दोनों इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमारा सिर्फ इससे फ़ोन पर राब्ता हुआ था, इससे आगे हमें कुछ नहीं पता। इसमें से एक उसकी आंखों में आंखें डालकर सपाट लहजे में बोला, जबकि दूसरा अभी भी खौफ से थर थर काँप रहा था। जबकि इसकी इतनी हिम्मत पर जारिब ने दांत में एक आइब्रो उठाया था, जो मौत को बिल्कुल अपने सामने देखते हुए भी बिना डरे जवाब दे रहा था। इंटरेस्टिंग। जबकि इसकी घनी मूंछों तले अनाबी लबों की तराश में एक मुस्कान उभरी थी। तो तुम कुछ नहीं जानते? जब जारिब ने अपना सवाल दोहराया था, जिस पर इसने फिर नफ़ी में सर हिलाया, और तुम्हें? अब रुख दूसरे की तरफ था, जो इसकी सिर्फ आंखों में उतरी वहशत को देखते ही बुरी तरह नजर रहा था, जिसके चलते उसने अभी कुछ कहने के लिए अपने लब खोले थे जब दूसरे ने नामहसूस तरीके से उसके हाथ पर अपना जख्मी हाथ रखते इसे रोका था, जिस पर वह अपने लब फौरन सिल गया था, जो कि जारिब की ज़रिक निगाहों से पोशीदा ना रह सका, और इसने बिना इन दोनों को संभलने का मौका दिए इस हाथ पर फायर किया, जिससे वहाँ की खामोश फिजा में उनकी चीखें गूंज उठी थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो दोनों अपना मुंह खोलने से इनकारी थे, जिस पर जारिब ने तीश में आते दोनों पर गोलियां बरसा दी थी, जिसकी ताब ना लाते एक फ़ौरन वहीं ढेर हो गया, जबकि दूसरे के चेहरे पर एक जहर खुन सी मुस्कुराहट आई थी, और वो जब बोला तो सरदार जारिब शाह की गैरत को ललकार गया। तो तुम
तुम कुछ नहीं कर सकोगे। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, कुत्ते की मौत मारेगा तुम सबको। और तुम्हारी बहन, जिसे तुम अपनी ज़िंदगी कहते हो, वो रखेल बनाकर इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, ज़ारिब ने अपना पिस्तौल में मौजूद सारी गोलियां इसके सर में उतार दी, जिससे खून के साथ उसके दिमाग का मांस भी बाहर निकल आया था। जिसे देखते वहाँ मौजूद सब अपने बंदों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी ज़ारिब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। इसने वहाँ मौजूद एक गार्ड के हाथ से हथियार छीनते उस पर वार किया, जिससे एक धमाके के साथ उसके बाकी जिस्म के छितड़े उड़ गए थे। अभी वो सब इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे जब इन सब की तवज्जो एक नुस्वानी चीख ने अपनी तरफ मजबूर करवाई थी। वो लोग अभी इस आवाज़ के ताकुब करते जब ज़ारिब ने इन्हें रोकते एक मखसूस इशारा किया था, और फिर इसी लम्हे सारी लाइट्स एकदम बंद हुई थी और हर तरफ ऐसा घवर अंधेरा छा गया, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई ना दे। अबरीश, जो इस रूह को लर्जर दान देने वाली मंजर को दरख्त की ओर में से दिल थाम कर देख रही थी, उस अचानक अपने हाथ पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, और इसने जब नीचे देखा, एक जंगली चूहा बहुत मज़े से उस सुर्ख सफ़ेद पाँव में बैठा हुआ था, जिससे डरकर उसने झटकते बेसाख्ता उसके मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई थी, जिसकी आवाज़ तो ज़्यादा नहीं लेकिन हर तरफ खामोश होने की वजह से रात के सन्नाटे में सबको साफ सुनाई दी थी। और इसके बाद एकदम अंधेरा छाते देख इसने डर कर अपने लबों पर हाथ रखते नफ़ी में सर हिलाया था, और फिर बचने के लिए उसने वहां से पलटते जल्दबाजी में कदम उठाया, जो कि गलत जगह पड़ने की वजह से बुरी तरह डिसबैलेंस हुआ था और वो लहरा कर ज़मीन पर गिरी। इसके पाँव में ज़बरदस्त किस्म की मोच आई थी, जिससे उसके जिस्म में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ गई थी। इसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर ज़मीन पर गिरे, जबकि इसने बमुश्किल खुद को ऊंची आवाज़ में रोने से रोका था, और इससे पहले कि वो हिम्मत करके उठती, उसे अपने पीछे किसी वजूद का एहसास हुआ था, और वो जो वजूद कोई और नहीं बल्कि सरदार ज़ारिब शाह का था, जिसका अंदाज़ा इसे अपने इर्द गिर्द फैली फ़िज़ा में उसकी खुशबू से हो गया था, जो हवा के साथ उसकी सांसों में उतरती इस वहशत और डर की एक नई दुनिया से रोशनास करवा रही थी। इसे बेबसी से अपनी सांसों से भरी आंखें बंद कर ली। इसे ज़ारिब शाह का पीछा करके कितनी बड़ी गलती की थी, इसे अब एहसास हो रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि इसके सर पर ज़ारिब नहीं बल्कि मलिकुल मौत खड़ा हो, जिसे कभी भी वक्त इससे उसकी सांसें छीन सकता है। जहां अबरीश को अपना आखिरी वक्त करीब लग रहा था और वो धड़कते दिल के साथ खुदा को याद करती अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी, वहीं अब इसको यूं ज़मीन पर काफ़ी देर से बैठे देखकर अब ज़ारिब को आफत होने लगी। इसलिए जब वो बोला तो उसके लहजे में भी ऐसा तंज शामिल था कि अबरीश बुरी तरह शर्मिंदा होकर रह गई, मतलब कि वो इसे बिना देखे भी पहचान चुका था। अब आप उठेंगी मोहतरमा, या फिर बाकी की रात भी यही गुजारने का इरादा है? आफ्टर ऑल आपको हमारे खिलाफ सबूत भी तो इकट्ठे करने हैं, जिससे आप हमें कातिल और दरिंदा साबित कर सके। जबकि अब अबरीश में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो पलट कर उसे कोई जवाब दे सके, और पाँव में जो तकलीफ हो रही थी वो अलग। वो चुपचाप बिना आवाज़ के अपने पाँव के दर्द को बर्दाश्त करती शर्मिंदा सी उठने की कोशिश करने लगी, जब बुरी तरह लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो दोबारा ज़मीन बोस होती, ज़ारिब ने आगे बढ़कर उसे अपने हिसार में लिया था और बहुत करीब से काली चादर के हाले में उसका रोया रोया चेहरा देखने लगा, जिस पर तकलीफ के आसार थे। आपको चोट लगी है? इस बार पहले की निस्बत लहजा कदरे नरम था, जबकि अंदाज इसकी फिक्र झलक रही थी, जिसका इसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो कुछ अभी वो कुछ देर पहले देख चुकी थी, इसकी ये फिक्र अबरीश को सिर्फ एक ढोंग लग रही थी, जबकि उसकी खामोशी पर ज़ारिब अपने लब सख्ती से भीज गया। असल में ये लड़की हमदर्दी के लायक बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए जिस हाथ से उसने अबरीश को सहारा दे रखा था, एक झटके से पीछे खींचता, जिससे वो एक बार फिर से लड़खड़ाई, लेकिन हिम्मत करती खुद को गिरने से बचा गई। यू नो वॉट, आप हमदर्दी के बिल्कुल लायक नहीं हैं। आप डिज़र्व ही नहीं करती कि आपके साथ नरम रवैया अपनाया जाए। इतना कहते ही उसने अबरीश का एक हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और एक तरफ चलना शुरू हो गया, और इसकी पकड़ अबरीश के हाथ पर इस कदर सख्त थी कि उसे लगा आज इसका हाथ ज़रूर इसके तन से जुदा हो जाएगा। जबकि जैसे वो तेज़ी से चल रहा था, अबरीश उसके साथ खींचती हुई जा रही थी, जिसकी वजह से उसके पाँव के दर्द में कुछ और इजाफा हुआ था, जिससे उसके आंसुओं की रफ्तार में रवानी आई थी, लेकिन वो बिल्कुल बेहिस और जालिम बना इसे खींचते हुए ले जा रहा था। फिर कुछ दूर सड़क के किनारे पहुंचते वहां मौजूद अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसे धकेलने के अंदाज में अंदर बिठाया था, और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि अबरीश उछल कर रह गई, जबकि उसके सीने में मौजूद नन्हा सा दिल सहम सा गया। जब इसने दूसरी तरफ आकर बैठते गाड़ी स्टार्ट की, सारे रास्ते गाड़ी में वक्फे वक्फे से अबरीश की सिसकियां गूंज रही थी, लेकिन वो इसे ऐसे बन गया जैसे गाड़ी में इसके अलावा कोई मौजूद ही ना हो, और ना ही उसने इसे चुप करवाने के लिए दोबारा कोई कोशिश की थी। गाड़ी आकर हवेली की पोर्च में रुकी। जब वो गाड़ी से बाहर निकलता, उसकी तरफ आकर दरवाज़ा खुलता, इसे एक झटके से बाहर खींच गया।
जबकि ज़ारिब के ऐसे बेदर्दी से खींचने पर अब्रीश के लबों से एक चीख बरामद हुई। चुप, बिल्कुल चुप, आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, वरना ये आपके हक में बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा। जिसे वो इसके होठों पर अपना भारी हाथ रखता उसके हलक में ही रोक गया। जबकि इसकी धमकी पर अब्रीश ने सहमी निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देखा था, जिसे वो नज़रअंदाज करते अब भी उसके हाथ को खींचकर अंदर की तरफ बढ़ता, जब इसके लबों से पाँव में बढ़ते दर्द की वजह से कराह निकली, जिस पर वो ना चाहते हुए भी रुक गया था। और एक नज़र तकलीफ से सुर्ख हुए उसके चेहरे को देखने के बाद इसे एक झटके से बाजू में उठाता अंदर की तरफ बढ़ा, जबकि वो गिरने के डर से उसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू बांध गई। दूसरी तरफ इसके ऐसे उठाने पर शर्मिंदगी अलग हो रही थी, जिसकी वजह से उसका पहले से ही सुर्ख चेहरा अब खून छलकाने लगा था। वो तेज़ कदमों से सीढ़ियां अबूर करता इसे लेकर ऊपर उसके कमरे में दाखिल हुआ और फिर ले जाकर पटकने के अंदाज में बेड पर उतारा था, जिस पर वो सिसकी थी। बहुत शौक है आपको हमारा पीछा करने का। एक हाथ से उसके बालों की पकड़ का चेहरा ऊपर करते वो दरश्की से कोया हुआ, नहीं वो मैं तो बस ज़ारिब के इतने करीब आने पर, वो बालों को खींचने पर वो सिसकती बमुश्किल अटकती हुई इतना ही बोल पाई, जब उसने अपने गले में आंसुओं का गोला अटकता हुआ महसूस हुआ और वो बेआवाज़ रोने लगी। जबकि ज़ारिब अब भी उसके मासूम चेहरे को सपाट नज़रों से देख रहा था। इसके सुर्ख व सफ़ेद नाजुक रुई जैसे गालों पर फिसलते आंसू इस नीम अंधेरे में मोतियों की तरह चमक रहे थे। रोने की वजह से सुर्ख हुई छोटी सी सतवान नाक और इसमें चमकता लौंग और कपकपाते लब, गुलाब की पत्तियों जैसे लब उसकी तवज्जो बुरी तरह अपनी तरफ खींच रहे थे कि वह अपना गुस्सा भूलता इसके चेहरे के मासूम नक्श में खोने लगा। फिर खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाकर इसने अपनी जलती आंखें जोर से बंद करके खोली थी और धीरे से अपनी गिरफ्ती से आज़ाद कराता वहां से उठ खड़ा हुआ। हम आपको ये आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, आप हमारे मामला से दूर रहे, वरना हम आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, आपके लिए आखिरी मौका है। हमारी तरफ से सुधर जाए, वरना वो हशर करेंगे, आपको अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। वो ठहरे हुए लहजे में बोलता अब्रीश के नन्हे से दिल को सहमा गया था। और इससे पहले कि वो पलटता, उसकी नज़र अब्रीश के हाथ पर पड़ी, जिस पर उसने अपने दाएं पाँव को पकड़ रखा था, जबकि उसकी आंखों से आंसू तवातर बह रहे थे। फिर ना जाने क्या उसके दिल में समाई कि वह अपना सारा गुस्सा भूलकर अब्रीश के करीब बेड पर बैठते हुए एक हाथ में उसका पाँव पकड़कर उसका मुआयना करने लगा, जो अब हल्का सा सूज चुका था। वो अभी उसने दूसरे हाथ से चेक करते हुए इसे हल्का सा दबाया था कि वो तकलीफ से चीख उठी। नहीं नहीं लाला, प्लीज़ बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दे। वो नफ़ी में सर हिलाती से रुकने का बोलने लगी और अपना पाँव इसके हाथ से खींचने लगी। वो और इन सब के दौरान वो एक बार फिर रवानी में से लाला पुकार गई, जिसका इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। जबकि इसके मुंह से अपने लिए लफ्ज़ लाला सुनकर ज़ारिब एक पल के लिए हैरान हुआ था और फिर इसकी मासूमियत को देखते इस टेंशन ज़रदा माहौल में भी वह ज़ेरे लब दिलकशी से मुस्कुराया था। शायद आप भूल रही है आपसे हमारा रिश्ता असल क्या है। लेकिन फिर चेहरे को सपाट करता ठहरे हुए लहजे में बोला, जिस पर वो हैरान होती उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखने लगी। जब उसे कुछ देर पहले कहे गए अपने अल्फाज याद आए थे और वो शर्मिंदगी से अपना चेहरा झुका गई, जिसे देखते हुए वो थोड़ा और इसके करीब हुआ, जिस पर वो खुद भी सिमटी थी। शायद आपको ये बात अच्छे से बावर करवाने की ज़रूरत है कि हम आपके क्या लगते हैं। इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, जबकि इसकी नज़रें अब्रीश के नाक में चमकते लौंग की तवाफ़ कर रही थी। उसकी नज़रों की तपिश और लफ्ज़ों के मफहूम समझते वो पल में गुलाल हुई थी। और यही वो वक्त था जब ज़ारिब ने इसके पाँव को एक ज़ोरदार झटका दिया था और इससे पहले कि वो तकलीफ से चीखती और उस बोझ पर झुकता हुआ इसके हलक में ही रोक गया। अब्रीश ने तड़प कर दोनों हाथों से उसके कंधे को थामा था, जब पाँव के साथ साथ इसके अपने लबों पर भी तकलीफ का एहसास हुआ था, जिस पर इसने अलग होना चाहा। लेकिन ज़ारिब की गिरफ्त मजबूत होने की वजह से इसमें बुरी तरह नाकाम हुई थी, जबकि इसके होठों पर तकलीफ का एहसास बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो बेरहम इंसान पीछे होने का नाम नहीं ले रहा था। एंड जब वो बिल्कुल बेबस हुई तो सांसें हारने लगी, तब जाकर कहीं उसने अब्रीश को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और दांतों तले लब दबाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाता इसके रोए रोए चेहरे और सुर्ख लबों को देखने लगा, जिनसे अब उसकी ज्यादती की वजह से खून छलकने को बेताब था। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गई होंगी कि आपसे हमारा रिश्ता क्या है, और आज से आप हमें साईं कहकर बुलाएंगी, जो कि हमारे खानदान की रिवायत है। और साईं के अलावा अगर आपके होठों से कभी दूसरा लफ्ज़ अदा हुआ तो याद रखिएगा, इसका अंजाम भी उन्हें भुगतना होगा। उसके भीगे सुर्ख होठों को नरमी से सहलाते उससे अच्छे से बावर करवाता हुआ बोला था, जिस पर वह अपना
चेहरा झुका गई, क्योंकि इसके अंदर जारिब की लो देती नज़रों का मुकाबला करने का हौसला बिल्कुल नहीं था। एक नज़र उसके झुके सर को देखने के बाद वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि सुबह होने में अब बस कुछ ही वक्त बचा था। वो किसी को भी अपने और ख़ास तौर पर अब्रिश की ज़ात पर सवाल उठाने का मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए वक्त रहते ही वहाँ से निकलता चला गया। जबकि उसकी जाती अब्रिश तकिए में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी और साथ साथ अपने होठों को भी मसल रही थी, जिसे इन पर से जारिब का लम्स मिटाना चाहती हूँ, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वैसा नहीं कर पाई थी। इसे अभी भी अपने होठों पर इसके दहकते लबों और मूँछों का चुभन लम्स बिच्छू की मानी रेंगता हुआ महसूस हो रहा था, जिसका इसके पास कोई हल नहीं था सिवाय अपनी किस्मत को कोसने और रोने के। पता चल गया है मुझे, सही गधों की फौज पाल रखी है मैंने, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। वो गुस्से से इधर से उधर चक्कर काटता चिल्लाते हुए बोला, जबकि उसकी धाड़ पर वहां खड़े उसके तमाम आदमी थर थर कांप रहे थे, क्योंकि ये इंसान नहीं बल्कि हैवान था जो कब किसकी मौत बन जाता पता नहीं चलता था। और इस वक्त तो वो अपनी दरिंदगी की इंतहा पर था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने नाकामी की खबर सुनाने पर एक इंसान को इतनी बेदर्दी से मौत दी थी कि उसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। और तुम, कितना वक्त हो गया है तुम्हें, सिर्फ एक काम बोला था और तुमसे वो भी नहीं अंजाम दिया गया। वह एक तरफ अंधेरे में खड़े वजूद के सामने रुकता हुआ बोला और बाकी सबको एक हाथ के इशारे से बाहर जाने का बोला था। सर, मेरी कोशिश जारी है, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। वो इसकी बात दरमियान में काटता उसकी गर्दन दबोच गया, जिससे उसकी आंखें उबल कर बाहर आ गई, जबकि सांसें रुकने लगी। सर, मेरी बात तो सुने। सामने खड़ा वजूद इसकी गिरफ्त पर तड़पते हुए अटक अटक कर बोला, नहीं, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, या फिर कोई और इंतज़ाम करूँ मैं। सर, मेरा वार खाली नहीं जा सकता, बस थोड़ा सा वक्त और दे। जबकि इसकी बात सुनकर इसने एक झटके से छोड़ा, जिस पर वो खुद खांसते हुए अपनी उखड़ती सांसें दुरुस्त करने लगा। ठीक है, दिया तुम्हें वक्त, और अगर तुमने इस वक्त के ख़त्म होने से पहले मेरा ये काम मुकम्मल नहीं किया तो तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेगी, क्योंकि नफरत है मुझे नाकामियाँ और नाकाम लोगों से। जबकि इसकी बात पर सामने वाले ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफाक किया था। शराब ले आओ मेरे लिए, वो इसे हुक्म देता जाकर सोफे पर बरजुमान हो गया, जिस पर इसे सर हिलाते फौरन इसकी हुक्म की तकमील की थी। अभी वॉशरूम में फ्रेश होकर निकली थी जब जर धड़ से दरवाज़ा खुलती अंदर दाखिल हुई, जिसे देख वो मुस्कुराई थी। बिया, चलो नीचे, अम्मा साई तुम्हें और अब्रिश को अपने कमरे में बुला रही है, उन्होंने कुछ ज़रूरी बात करनी है तुम लोगों से। उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए जिलत में बोली, सब्र रखो लड़की, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मैं अपने बाल तो बना लूँ, फिर चलते हैं। वो अपने गीले बालों को टॉवल से आज़ाद करती छींकते हुए बोली, जबकि उसकी आवाज़ भी थोड़ी बैठी हुई लग रही थी जर को। बिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो सर्दी से सुर्ख हुए उसके नाक और चेहरे को देखते तशवीश से गोया हुई। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जुकाम हो गया है। वो इसकी बात के जवाब में मुस्कुराती बोली, कहाँ से ठीक हो? मुझे तो लग रहा है तुम्हें सर्दी लग गई है। ऊपर से पागल लड़की, जब तुम्हें लग रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या ज़रूरत थी नहाने की? वो इसकी फिक्र में आगे बढ़कर इसकी पेशानी पर हाथ रखती टेम्परेचर चेक करते हुए गुस्से से बोली, यार मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जुकाम है, अभी बड़ी माँ से कहूँ बना कर पीऊँगी तो ठीक हो जाएगा। वो उसके परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए तसल्ली देते प्यार से गोया हुई, जिस पर इसने घुरी से नवाजा था। कुछ ठीक नहीं होगा कहू से, मुझे तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, ऊपर से कल तुम्हारी शादी है, मुझे लगता है मैं डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। जर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और अगर मुझे लगा मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो मैं पेन किलर ले लूँगी, लेकिन डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं, ऐवे ही घर में सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन बिया, मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। जिस पर वो ना चाहते वे भी सर हिला गई थी। अच्छा चलो, बाल बना लो, फिर चलते हैं। इस बार वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली थी, जिस पर वो भी सर हिलाती ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो बेड पर बैठती उसके फारिग होने का इंतजार करने लगी। अभिया ने अपने लंबे बालों को ड्रायर से सुखाते इन्हें चुटियों में बांधा और फिर बेड पर रखे अपने दुपट्टे को उठाती सर पर ओढ़ने लगी, जब गैर इरादी तौर पर जरमीनी की नज़र उसकी गर्दन पर बने निशानात पर पड़ी थी, जो कि रात वासिम शाह की गई करम नवाजियों का नतीजा था। वो इन्हें देखने चौंकी थी। एक मिनट बिया, ये क्या हुआ है तुम्हारी गर्दन पर? इसने उसका दुपट्टा गर्दन से हटाते तशवीश से पूछा। क्या हुआ है? उसकी बात पर हैरान होती आगे बढ़कर आईने में अपना अक्स देखने लगी, जब गर्दन पर बने सुर्ख धब्बों और हल्के काटने के निशान को देखते वो पल में सुर्ख हुई थी। उसे रात की गई वासिम की कार्रवाई याद आई थी, जिसे सोचते उसके गुलाबी गाल तपने लगे थे। वो कल के ड्रेस के दुपट्टा बहुत भारी था ना, ऊपर से बॉर्डर पे जो काम था ना, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है।
वो सुर्ख चेहरे के साथ अटकती बमुश्किल बात बनाते हुए बोली, जबकि उसके बरक्स दिल में उस नीले ड्रैगन को याद करते हजारों सलवतें से नवाजा था। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। वो उसके अटकने और पल में सुर्ख होते चेहरे को देखती बात की तह तक पहुंचते हुए शरारत से गोया हुई थी। मुझे तो लगता है तुम्हें हमारे वासिम लाला का इन्फेक्शन हो गया है जर। जबकि इसके बाद पर वो सुर्ख होते चेहरे से चीखी थी, जिस पर इसने कहका लगाया उसका मतलब काफी हद तक दुरुस्त अंदाजा लगाया है मैंने। इसके गुस्से करने पर वो शरारत से बाज ना आई थी, जिस पर अभिया ने उसे घूरी से नवाजा और नाराजगी के तौर पर अपना रुख फेर गई। अच्छा यार, सॉरी अब नहीं करती। वो पीछे से अपने उसे हजार में लेती मोहब्बत से बोली, जिस पर अभिया भी मुस्कुराई थी और पलट कर उसे अपनी गली से लगा गई। चलो अब चलते हैं, अभी अबरीश को भी अब उसके कमरे से लेना है। कहीं ऐसा ना हो लेट पहुंचने पर अम्मा सही से डांट पड़ जाए हमें। वो इससे अलग होती जिलत भरे अंदाज में बोली थी, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन उन्हें अबरीश के कमरे तक जाने का तकल्लुफ नहीं करना पड़ा था। वो इन्हें राहदारी में ही मिल गई थी। जबकि उनको अपने पास आते देख वो मुस्कुराई थी। शुक्र है तुम हमें यही मिल गई हो। चलो नीचे, अम्मा साई तुम लोगों को अपने कमरे में बुला रही है। वो इजलत में उसका हाथ थामती साथ ले जाने लगी, जबकि दूसरे हाथ में उसे अभिया का बाजू पकड़ रखा था, जिस पर वो बमुश्किल मुस्कुराती अपने पाँव के दर्द को नज़रअंदाज करती इनके साथ नीचे की तरफ बढ़ गई। वो तीनों जब अम्मा साई के कमरे में पहुंची तो वो इन्हें देखकर मुस्कुराई थी और साथ ही मोहब्बत से इनके लिए अपने दोनों बाजुओं के वाह किए थे, जिनमें वो तीनों एक साथ समाई थी। और फिर उन्होंने बारी बारी इन दोनों की पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया था। हमारी ख्वाहिश है कि आप दोनों अपनी शादी वाले दिन हमारे ख़ानदानी ज़ेवरात जो कि आपकी मम्मा और हमारी बहुओं के हैं वो पहने जो उन्होंने अपनी शादी पर पहने थे। इसीलिए आप दोनों को बुलाया है ताकि आपसे राय जान सकें। अम्मा साई अपनी ख्वाहिश का इजहार करती मोहब्बत से गोया हुई थी। इनकी बात सुनती अबरिश को तो मुस्कुराकर उस्मा बेगम की तरफ देखने लगी, जिस पर बदले में वो भी धीमे से मुस्कुराई थी। जबकि उसके बरक्स अभिया अपनी माँ का नाम सुनती उदास हो गई और साथ ही उसकी खूबसूरत आंखें भर आई थी, जिस पर अम्मा साई ने इसे दोबारा अपने सीने से लगाया। फिर क्या हुआ बिया बेटा, जो वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं तो सदा आपके साथ रहेगी ना, क्योंकि माँ बाप तो मरकर भी अपनी औलाद को कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब तो आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा मौका है। सोचिए, जब वो आपको खुशी खुशी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते देखेंगे तो कितना सुकून मिलेगा उनकी रूह को। आंखें तो उनकी भी भर आई थी अपने लाडले बेटे और बहू के जिक्र पर, लेकिन फिर खुद को संभालती उसे रसान से समझाते हुए बोली और साथ ही उसकी आंखों से बहते आंसुओं को मोहब्बत से साफ किया था। फिर उसके बाद इन दोनों के सामने जेवरात रखे थे, जिसमें कुंदन और सफ़ेद डायमंड के हार, जड़ावदार डायमंड के खानदानी कंगन, सोने की कमरबंद जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद हीरे लगे हुए थे, माथा पट्टी, नाक में पहनने के लिए खूबसूरत सी नथ, कानों के आवेज़ें और साथ दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। ये तो बहुत प्यारे हैं ना अबरीश। अभिया इन जेवरात को देखती अपनी माँ को याद करती खुशी से बोली, हाँ सभी बहुत प्यारे हैं, जिस पर इसने भी सर में हाथ में तायद हिलाई थी। तो ठीक है, ये तय हुआ कि कल तुम दोनों यही ज़ेवरात ज़ेब तन करोगी, जिस पर इन दोनों ने खुशी खुशी सर हिलाया था, जिसे देखते वहाँ बैठी तमाम ख्वातीन मुस्कुराई थी। और हाँ अबरीश बेटा, हमें आपको एक ख़ास चीज़ भी देनी है, जो कि ज़ारिब की माँ की निशानी है, जो इसने ख़ास तौर पर ज़ारिब की दुल्हन के लिए रखी थी। इतना कहते उन्होंने एक अलग जेवर का डिब्बा उठाया और इसके हाथ में पकड़ा दिया, जिस पर वह हैरान नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी, जबकि ज़ारिब के जिक्र पर डर की एक नई लहर उसके वजूद में सरसरायत कर गई थी। अभी चंद घंटे ही तो गुजरे थे जब इसने अपनी आंखों से वो क़यामत खेज मंजर को देखा था, जिसे वो ज़िंदगी भर कभी नहीं भुला सकती थी। ये ना ज़ारिब की पैदाइश पर मेरे बेटे ने इसे गिफ्ट किया था, जो उसे इतना पसंद आया था कि उसे कहा था ये तो मेरे ज़ारिब की दुल्हन पहनेगी, बल्कि मैं अपने हाथों से पहनाऊंगी इसे। लेकिन ज़िंदगी ने उसे इतनी मोहलत ही नहीं दी कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती। वो पुरानी बातों को याद करती आबिदा लहजे में गोया हुई थी, लेकिन ये मेरे पास इसकी अमानत थी जो तुम तक पहुंचा दी है, इसे संभाल कर रखना। उन्होंने उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते तायद की थी, जिस पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा कर सर हिला गई थी। अच्छा अबरीश, ज़रा खोल कर तो दिखा दो क्या है इसमें। जर इनकी बातों में हिस्सा लेती इजलत भरे लहजे में बोली, जिस पर अमल करते उसने बॉक्स खोला और इसमें मौजूद चीज़ को देखते हुए इन तीनों के मुँह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, वाओ। इसमें बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सा एक कमरबंद था, जो मुकम्मल वाइट गोल्ड और डायमंड से बना हुआ था। इसकी पूरी बनावट छोटे छोटे हार्ट्स के साथ बनी हुई थी और इसके साथ लटकती लड़ियाँ, जिसके एंड में भी दो दिल बने हुए थे, जिनके दरमियान में बहुत खूबसूरती से इंग्लिश के दो अल्फ़ाबेट Y और H लिखे हुए थे, जो इसे मज़ीद खूबसूरत बना रहे थे। ये कमरबंद खूबसूरती में अपनी आप मिसाल था।
वाह यार, छोटे बाबा तो बहुत रोमांटिक इंसान थे। इसकी खूबसूरती और बनावटी को देखते सबसे पहले ज़रमीने ने कमेंट पास किया, जिस पर सभी मुस्कुराए थे। हाँ, वो बहुत मोहब्बत करता था अपनी बीवी से और इसे तमाम जेवरात में कमरबंद सबसे ज़्यादा पसंद था, जो कि अभिया की माँ ने बताया था हमें। अम्मा साई उसकी बात पर मुस्कुरा कर बोली थी, जिसे सुनते एक बार फिर अभिया और इन सब की आंखें भर आई थी। और इसके बाद वो इन्हें अपनी बहू और बेटे के किस्से सुनाने लगी थी, इन दोनों की आपस में मोहब्बत, इनकी शादी कैसे हुई वगैरह वगैरह, जिसे वो लोग मुस्कुराती हुई बहुत इश्तियाक से सुन रही थी और साथ साथ उनकी कमेंट्री भी जारी थी। वो अम्मा साई की बातें याद करती मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई थी ताकि थोड़ी देर आराम कर सके, क्योंकि शाम होने में बस अभी कुछ वक्त बाकी था, जिसके बाद पार्लर से कुछ लड़कियों ने आना था जिन्होंने इसे और अब्रिश को मेहंदी लगानी थी। अभी वो बेड पर लेटने ही लगी थी जब इसका फ़ोन रिंग हुआ, जिस पर अननोन नंबर आ रहा था, जिसे देखते इसने कॉल को इग्नोर करते हुए सेल साइड पर रखा और कन्फर्टर दुरुस्त करती बेड पर लेट गई। जब फ़ोन दोबारा रिंग हुआ, इसने जब उठाकर देखा तो वही नंबर था जिस पर पहले तो इसने कॉल काटने का सोचा, लेकिन पता नहीं फिर क्या दिल में समाई कि कॉल यस करते कान से लगा गई। कितनी सुस्त हो तुम, एक फ़ोन कॉल उठाने में मेरा कितना वक्त ज़ाय कर दिया। दूसरी तरफ कॉल यस होते ही वासिम ने खरी खरी सुनाई थी, जिस पर हैरत से अभिया का मुंह खुल गया। इसे कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये ड्रैगन कभी इसे फ़ोन भी करेगा। मुझे क्या अल्हाम हो गया है, ये आपका नंबर है जो मैं जल्दी से उठा ली थी। मुझे लगा कोई रॉन्ग नंबर है जो वैसे ही कॉल करके तंग कर रहा है, लेकिन फिर खुद की हैरत पर काबू पाती उसकी बात के जवाब में गुस्से से बोली, अच्छा अगर तुम्हें पता होता तो तुम फ़ोन पिक करने में कभी इतना वक्त ना लगाती, यही कहना चाह रही हो ना तुम। बस की बातों में अपनी मतलब की बात पकड़ता बोला, गलत फहमी है आपकी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने ये कॉल अटेंड ही नहीं करनी थी। वो इसकी बात पर लब दांतों तले दबाकर शरारत से गोया हुई, जबकि दूसरी तरफ इसकी बात पर वो जल भुन ही तो गया था, साथ ही गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींची थी। लगता है रात का सबक भूल गई हूँ, तो मैं अच्छे से ट्यूशन देने की ज़रूरत है, जिसके बाद कभी तुम मेरी कॉल काटना तो दूर ऐसा सोचोगी भी नहीं। जबकि इसकी बातों का मफहूम समझते इसकी गालों पर गुलाल उतर आया और उसकी रात की कुर्बत और अपनी बेइख्तियारी को याद करते दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। देखिए वासिम, आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो बताए, वरना मैं फ़ोन रख रही हूँ। ना मिसेस, फ़ोन रखने की गलती मत करना, वरना सारे काम छोड़कर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने अभी तुम्हारे पास चला आऊँगा। उसकी धमकियाँ भरी आवाज़ और बढ़ती सांसों को फ़ोन से ही महसूस कर चुका था, इसीलिए मुस्कुराते हुए मायने खेजी लहजे में गोया हुआ, जबकि इसकी फजूलियात पर वो बीचों ताप खाकर रह गई, लेकिन उसकी बात के जवाब में उल्टा जवाब देने से फिलहाल परहेज किया। अभी वो इससे बात ही कर रहा था जब दरवाज़ा नॉक करते मारूफ अंदर दाखिल हुई थी, जिसके हाथ में उसकी कॉफ़ी थी, जो वो इसकी तरफ देखे बिना ही टेबल पर रखती वापस जाने लगी, जब वासिम ने उसे पीछे से पुकारा, रुकिए मिस हसन, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर पलट कर मारूफ ने हैरत से उसकी तरफ देखा था, क्योंकि जिस दिन से उसने डांट कर उसे रूम से निकाला था, तकरीबन तभी से उन दोनों के दरमियान बोलचाल बंद थी। ना ही वासिम ने कभी दोबारा से मुखातिब किया था और ना ही मारूफ ने इससे बात करने की कभी कोशिश की। बस चुपचाप वो बिना उसकी तरफ देखे अपने फ़राइज़ अंजाम देती, वो ऐसे ही खामोशी से वापस चली जाती। इसीलिए अचानक इतने दिनों बाद इसका खुद को मुखातिब करना इसे हैरान कर गया। जी सर, पहले बैठ जाइए, इसने धीमे लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजाते उसे बैठने का बोला, और जो वो पहले ही उसकी दीवानी थी, उसकी मुस्कुराहट को देखते बमुश्किल अपने धड़कते दिल को संभालती सर हिलाकर बैठ गई। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके, टेक केयर। इतना कहते वो वासिम कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, जबकि अभी यहाँ दूसरी तरफ उसकी बात करते हुए यूं अचानक कॉल काटने पर हैरत सिर्फ बंद फ़ोन को देखने लगी थी। इसके कानों में अभी भी वासिम के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, रुकिए मिस हसन, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। इसे छोड़कर वासिम का किसी और को पुकारना, ख़ास तौर पर एक लड़की को, इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसे वासिम के साथ साथ अब इस लड़की पर भी गुस्सा आने लगा, जो अचानक इन दोनों के दरमियान आ गई थी। मेरी बला से जिससे मर्जी बात करे, मुझे इससे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक छोड़कर भले 10 से करे बात। वो नीला ड्रैगन वो जलते दिल के साथ मुंह में बड़बड़ाई थी, लेकिन अपने इस दिल का क्या करती जिसमें अजीब बेकरारी और बेचैनी पैदा हो गई थी, जिसके चलते वो बार बार बंद फ़ोन को देखती परेशानी में और लपने लप काटने लगी। ऐसा करती हूँ फ़ोन कर लेती हूँ इसे, ये सोचते अभी इसने फ़ोन उठाया ही था कि कुछ सोचते दोबारा वापस रख दिया। नहीं, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में कि मैं मरी जा रही हूँ इसे बात करने के लिए। इसे सर झटकते हुए अपनी सोच को नफी दी।
बिया, ऐसा भी तो हो सकता है इसने ऑफिस में काम के मुतालिक कोई बात करनी हो। ज़रूरी तो नहीं इसने कुछ पर्सनल बात करने के लिए रोका हो उसे। हाँ, यही वजह हो सकती है, वरना तो वो किसी से सीधे मुंह बात कर नहीं करता। दूसरा अफेयर क्या चलाएगा? वो अपनी सोच पर मुतमईन होती मुस्कुराई थी, क्योंकि वासिम से लाख इख्तलाफ होने के बावजूद इसे इस पर इतना यकीन तो था कि वो कभी इसे धोखा नहीं दे सकता। मैं बहुत ज़्यादा ओवर सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक नज़र फ़ोन की तरफ देखती यकीन से बोली थी, लेकिन वासिम पर इसका ये यकीन कितना सच साबित होता, ये तो वक्त ही बताने वाला था। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, अब ये सारे सॉन्ग्स हैं। स्टेज पर फैले रंग के खूबसूरत शरारे कुर्ती, जिस पर खूबसूरत जर्क का काम था, दुपट्टा सर पर पीछे पिंस के साथ टिकाए, जबकि शर्ट की बाजुओं कोहनियों तक फोल्ड रखे थे। वो दोनों सोफे पर बैठी हुई हाथों में और पाँव में मेहंदी लगवाने में मसरूफ थी, और इनके बिल्कुल सामने गांव की कुछ औरतें और ख़ानदान की लड़कियां ढोलके पर गीत गा रही थी। आप उनके हाथों की डिज़ाइन में दुल्हों का नाम भी लिखिएगा, छुपाकर, जो आसानी से नाम मिल सके। जर ने इन दोनों की तरफ शरारत से देखते मेहंदी लगाने वाली लड़कियों को कहा, जो मुस्कुराई थी, जबकि उसके बरक्स अबरीश अबिया ने उसे आंखें दिखाई थी, जिस पर इसने बेनियाजी से सर झटका था। ठीक है, आप हमें नाम बताएं, हम लिख देंगे। वो जर की तरफ देखती हुई बोली थी। अरे मैं क्या बताऊंगी, ये दोनों है ना, ये बताएंगे आपको, आपने होने वाले साईं का नाम। चलो लड़कियों, तुम जल्दी से अपने अपने मियाँ का नाम बताओ, तब तक मैं बड़ी माँ की बात सुनकर आती हूँ, और आप याद से उनके हाथ पर मेरे भाइयों के नाम लिखिएगा। मैं कुछ देर में आकर बाकायदा चेक करूंगी, ठीक है? जिस पर उन्होंने सर हिलाया। वो मेहंदी लगाने वाली लड़कियों को अच्छे से ताकीद करती इन दोनों को फंसाकर खुद वहां से रफू चक्कर हो गई थी, जबकि उसके पीछे इन दोनों ने दांत पीसे थे। जी, आप हमें बता दें क्या नाम लिखवाना है आपने? कुछ देर बाद एक लड़की ने उनके चेहरे की तरफ देखते सवाल किया। ड्रैगन। जी, अभिया के जवाब पर मेहंदी वाली हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जबकि हैरान तो अबरीश भी हुई थी ये नाम सुनकर। क्या जी? जो बोला है वो लिख दे, लेकिन आपके हस्बैंड का नाम? यही नाम है मेरे होने वाले साईं का। इससे पहले कि वो लड़की अपना जुमला मुकम्मल करती, अभिया उसकी बात को काटती थोड़ा शर्माने की कोशिश करते हुए बोली, जबकि उसके लहजे से बिल्कुल नहीं लग रहा था वो शर्मा रही है, जिस पर वो मुस्कुराहट छुपाती सर हिला गई। लेकिन भैया, आप लाला के नाम की जगह ड्रैगन क्यों लिखवा रही है? इसकी बात पर अबरीश ने हैरत से पूछा। चुप करो तुम अपने लाला की चमची, इसी लायक है तुम्हारे लाला? वो बड़े होने का रौब जमाती इसे थोड़ा गुस्से से डपटते बोली। असल में दोपहर में जो वासिम ने किसी और के लिए इसे इग्नोर किया था, उसका गुस्सा था, जो इसका नाम ड्रैगन लिखवा कर निकालना था। देखिएगा, मैं इन्हें बताऊंगी इस बारे में। इसके रौब डालने पर वो मासूमियत से उसे धमकी देती बोली, बता देना, मैं कौन सा डरती हूँ तुम्हारे लाला से? जबकि इसकी धमकी पर वो शान बेनियाजी से बोली, जिस पर वो मुंह बनाती ना चाहते हुए भी खामोशी इख्तियार कर गई। आपके हबी का नाम क्या है? जब दूसरी लड़की जो इसे मेहंदी लगा रही थी, इस मासूम गुड़िया के चेहरे की तरफ देखती सवाल कर गई। वो जी, वो क्या लगा रखा है? नाम क्यों नहीं बता रही तुम लाला का? जबकि इसके अटकने पर अभिया आंखों में भरपूर शरारत समोए बज़ाहिर गुस्से से बोली थी, जिस पर उसने अभिया की तरफ मदद तलब नज़रों से दिखा था कि नाम बता दे, लेकिन उसकी नज़रों का मफहूम समझते हुए उसे नफ़ी में सर हिलाया, जिस पर इसने बेचारगी से एक नज़र देखने के बाद फिर मेहंदी वाली की तरफ देखा, जो इसे ही मुंतजर निगाहों से देख रही थी। जब इसके कानों में सुबह जारिब शाह के बोले गए अल्फाज गूंजे थे कि आज के बाद हमें आप साईं कहकर बुलाएंगी, जो कि हमारे ख़ानदान की रिवायत है, और साईं के अलावा अगर आपके होठों से कभी दूसरा अल्फाज लफ्ज़ अदा हुआ, याद रखिएगा इसका अंजाम इन्हें भुगतना होगा। साईं। उसकी धमकी और अमल को याद करते हुए पल में गुलाल होती बमुश्किल अटकते हुए बोली, जिस पर इसने हैरत भरी नज़रों से देखा था कि ये कैसा नाम हुआ भला साईं। हैरान तो अभिया भी हुई थी, वो इन्होंने बोला है ऐसा कहने के लिए। अभिया को अपनी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए वो मासूमियत से खोया हुई थी, जबकि उसकी बात पर अभिया ने कहका लगाया था, जिस पर वो मुँह बसोर गई। जी, तो फिर यही नाम लिख दो। जब मेहंदी वाली ने इन दोनों की तरफ देखते हुए दोबारा पूछा, जी लिख दें? अब की बार अभिया ने जवाब दिया था, जिस पर वो सर हिला गई थी, लेकिन फिर अभी तक हैरान थी इन दोनों पर। जिंदगी में पहली बार ऐसी दुल्हनें देखी थी जो अपने हाथों में अपने हस्बैंड का सही नाम लिखवाने की बजाय ऐसे अजीब व गरीब नाम लिखवा रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग इनकी मेहंदी मुकम्मल करती वहाँ से उठ गई थी, जो कि उनके नाजुक हाथों पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब जर ने वहाँ आकर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नाराज़गी के इजहार पर अपने दोनों हाथ उसकी पहुँच से दूर ले गए, जिस पर वो नफीस सर में हिलाती इन्हें बाद में देखने का इरादा करती खुद भी मेहंदी लगवाने बैठ गई, जबकि इसके मुंह बसोड़ने पर देखते इन दोनों ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी।
उनकी मेहंदी काफ़ी हद तक सूख चुकी थी और तब तक ज़रमीनी के साथ साथ दूसरी लड़कियां भी मेहंदी लगवा कर फारिग हो चुकी थी और इनके हाथों में सजी मेहंदी मुख्तलिफ बेल बूटों की खूबसूरत डिज़ाइन को देखते हुए औरतों ने काफ़ी तारीफ की थी और सदा सुहागन रहने की दुआ भी की थी। जब ज़र के करीब होते अब्रीश ने सरगोशी की थी, ज़र मुझे वॉशरूम जाना है, जिस पर वो सर हिलाते हुए उज़मा बेगम को बताने के बाद उसे साथ लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। जब पीछे से उसे किसी ने आवाज़ दी थी, अब्रीश तुम चलो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है। वो इतना कहती खुद बाहर की तरफ बढ़ गई। जब अब्रीश ने हवेली अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए थे, जब एकदम किसी ने उसे पीछे से दबोचते हुए उसकी नाक पर रुमाल रखा था, जिसके बाद वो इसे हाथ हिलाने का मौका भी नहीं मिला था और वो अपने हवास खोती चली गई। जबकि इस नकाबपोश ने इस पर काली चादर डालते हुए आसपास नजर दौड़ाते उसे अपने कंधे पर उठाया और हवेली की पिछली साइड से यहाँ एक पुराना गेट था, उस पर लगे जंग आलूदा ताले को तोड़ते हुए बाहर मेन सड़क की तरफ बढ़ गया, जहाँ एक वैन में उसके बाकी साथी उसका इंतजार कर रहे थे। जर ने पूरे लॉन में एक नज़र देखने के बाद कि उसे किसी ने बुलाया था, जब किसी को अपनी तरफ तवज्जो ना पाया तो वो सर झटकती हुई अंदर की तरफ दोबारा बढ़ गई और अब्रीश के कमरे में जाकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखती वहाँ बेड पर बैठते हुए उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी और साथ साथ अपने हाथों को भी देख रही थी, जिस पर मेहंदी सूख कर अब हल्की हल्की उतरने लगी थी। जब काफ़ी देर गुजरने के बाद भी वो बाहर ना आई तो ना ही वॉशरूम से पानी गिरने की कोई आवाज़ आई, तो वो परेशान होकर इसका दरवाज़ा नॉक करने लगी। अब्रीश इसने दरवाज़ा नॉक करते उसे आवाज़ दी, लेकिन जवाब नदारद। जबकि उसका हाथ लगते दरवाज़ा खुल गया, जिसे पूरा अंदर की तरफ धकेलते इसने वॉशरूम के अंदर नज़र दौड़ाई, जहाँ खाली बाथरूम उसका मुंह चिढ़ा रहा था। हो सकता है किसी और रूम में चली गई हो। वो दिल में आए बुरे ख्यालात को झटकते हुए इस हवेली के दूसरे कमरे में ढूंढने लगी। जब उसे वो नहा मिली तो वो बाहर की तरफ बढ़ गई कि शायद वो वापस चली गई हो, लेकिन वहाँ स्टेज पर अकेली बैठी अभिया को देखकर इसका दिल बंद होने लगा, साथ ही इसकी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे। जब अचानक नजमा बेगम के उस पर नज़र पड़ी और इसे ऐसे फूट फूट कर रोते देख वो फौरन इसकी तरफ बढ़ती है, इसे अपनी हसार में लेकर चुप करवाने लगी। क्या हुआ है जर, ऐसे क्यों रो रही है बेटा? वो मम्मा अब्रीश, वो इतना कहते एक बार फिर रवानी से रोने लगी। जबकि इसे रोने के दरमियान अब्रीश का नाम लेने और फिर उसके स्टेज पर नाम मौजूद पाकर इन्हें कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हुआ। लेकिन वो एक समझदार खातून थी कि जो कि ज़माने की ऊंच नीच को अच्छे से समझती थी, इसीलिए आसपास ख्वातीन का रश देखती हुई इसे अपने हसार में लेकर एक साइड आ चली गई। अब बताएं मुझे क्या हुआ है, कहाँ है अब्रीश? मामा, वो मैंने उसे रोते हुए शुरू से लेकर एंड तक इन्हें सारी तफसील से बताई थी। मैं पूरी हवेली में चेक कर लिया है मामा, वो कहीं पर नहीं है। मैं सबको क्या जवाब दूंगी? बड़ी माँ ने उसे मेरे साथ भेजा था, मैं कहाँ से ला कर दूंगी उन्हें? उनकी बेटी, वो फूट फूट कर रोती तड़पते हुए बोली थी। इसको ऐसे रोते देख आंसू तो नजमा बेगम की आंखों से भी जारी हो गए, जबकि उज़मा बेगम और अब्रीश की तकलीफ का एहसास करते दिल फटने के करीब था। अच्छा इधर देखें हमारी तरफ, आप प्यार करती हैं ना अब्रीश से? लेकिन फिर खुद को संभालते उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर प्यार से गोया हुई। ये भी कोई पूछने की बात है मम्मा, अगर मेरा बस चले तो इसकी सारी परेशानी अपने हिस्से में लेकर उसे तकलीफ से बचा लो। मामा, वो बहुत मासूम है, वो काफ़ी हद तक नासमझ भी है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। इतना कहते हुए एक बार रोना शुरू हो चुकी थी। कुछ नहीं होगा इन्हें, वो यहीं कहीं घर में होंगी, आपने ठीक से देखा नहीं होगा, हम सब मिलकर ढूंढते हैं, ना मिल जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले आप रोना बंद करें और हमारी बात ध्यान से सुने। उनकी बात को सुनते से धड़ास मिली और साथ में उम्मीद की एक नई किरण भी रोशन हुई थी। वो अपने आंसू पोंछती इनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। आपने बाहर जाकर किसी के भी सामने इस बात का जिक्र नहीं करना कि अब्रीश हवेली से गायब है। लेकिन क्यों मम्मा? बेटे, ये आपकी बहन और इस खानदान की इज्जत का सवाल है। हो सकता है, बल्कि हमें पूरी उम्मीद है कि अब्रीश हवेली में ही होगी, लेकिन अगर ये बात मेहमानों या फिर किसी और को पता चल गई तो वो इनकी किरदार पर बातें बनाएंगे। आप नहीं जानती मेरी बच्ची, ये दुनिया बड़ी जालिम है, हमेशा मजलूम को ही गलत बोलती है, जिसके चलते असल गुनहगार तो हमेशा बचकर निकल जाते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए जलालत सिर्फ लड़की के हिस्से आ जाती है। इसीलिए आपको अपनी बहन की खातिर मजबूत बनना होगा। आप अपने आंसू साफ करें और अम्मा साई के साथ अपनी बड़ी मम्मा और अबिया को बाबा साई के कमरे में ले जाएं और इन्हें सारी तफसील बताएं। तब तक हम बाहर के मामला संभालते। जाइए मेरी जान, और ख़बरदार जो आप रोई या फिर अब्रीश के बारे में कुछ भी बुरा सोचा, वो इधर उधर कहीं होगी, इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। वो इसे रसान से समझाती दुनिया की ऊंच नीच बताती हुई हिम्मत देते हुए बोली, जिस पर सर हिलाते वो एक उम्मीद के तहत मुस्कुराई थी और फिर एक नज़र उनके चेहरे की तरफ देखती स्टेज पर ख्वातीन के हल्के में बैठी अम्मा साई और अबिया की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे से नजमा बेगम ने अब्रीश के लिए इसकी सही सलामत रहने की दुआ की थी, जो कबूल हुई थी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। क्या बकवास कर रही हो लड़की, क्या मतलब है, कहाँ है अब्रीश? वासिम ने उसका रुख अपनी तरफ करते गुस्से से पूछा। वो लाला,
जबकि इसकी सुर्ख आंखों को देखते ज़रमीनी के लबों से लफ्ज़ निकलने से इनकारी थे। हैदर शाह को तो अबरीश की गुमशुदगी का सुनते ही बिस्तर पर ढह गए थे। अम्मा साई और उज़्मा बेगम समेत अबिया का भी ये खबर सुनते रो रो कर बुरा हाल था, जिन्हें अरमगान शाह बमुश्किल संभाल रहे थे। ये तो शुक्र था वक्त रहते नजमा बेगम ने बाहर के हालात को संभाल लिया था और अबरीश की तबीयत खराबी का बहाना बनाते रस्म ख़त्म करते हुए सबको रवाना किया। और जो मेहमान हवेली में रुके हुए थे उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल भी वही रख रही थी। जबकि ज़ारून को जब से पता चला कि अबरीश नहीं मिल रही, वो भी पूरी हवेली का कोना कोना दोबारा चेक कर चुका, लेकिन वो यहाँ होती तो उसे मिलती, जिसे देखते जब से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। जबकि ज़रमीनी की इस लापरवाही की वजह से उसने भी उसकी तरफ मलामती नज़रों से देखा था, जिससे इसको अब अपनी शर्मिंदगी की अथाई गहराइयों में डूबता हुआ महसूस हुआ। वासिम इसकी धाड़ को सुनते अरमगान शाह ने उसे तनबिया नज़रों से देखा, लेकिन अगर वो अपने होश में होता तो इनकी बात गौर करता। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ है अबरीश? उसकी मुसलसल खामोशी पर अब की बार वो धाड़ा था, जिस पर वो थर थर कांपती नफ़ी में सर हिला गई। नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? वो तुम्हारे साथ ही तो थी ना। फिर मुझे किसी ने आवाज़ दी, जिसे सुनने के लिए मैं दोबारा वापस चली गई थी, और जब मैंने उसके बाद आकर उसे ढूंढा तो वो कहीं भी नहीं थी। इसने रोते हुए बमुश्किल रुक रुक कर अटकते हुए अपना जुमला मुकम्मल किया था। किसने आवाज़ दी थी तुम्हें? पता नहीं। वाह, अच्छे। अबरीश कहाँ है? पता नहीं। किसने आवाज़ दी? ये भी पता नहीं। तो तुम्हें आखिर पता क्या है? जब उसकी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती थी तो क्यों लेकर गई थी उसे अपने साथ? इस बार वो पहले से भी ज़्यादा आवाज़ में धाड़ते हुए बोला था, और साथ ही बाहर रखा क्रिस्टल का वास उठाकर दीवार पर दे मारा था, जिस पर दहल कर ज़रमीने समेत अभिया ने मुंह पर हाथ रखते बमुश्किल मुंह से निकलने वाली चीख को रोका था। बिहेव योरसेल्फ वासिम शाह, ये आप ज़रमीने से कैसे बात कर रहे हैं? ज़ारिब दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता वासिम की हरकत को देखते तनबिया करते बोला, और इसके साथ ही अंदर दाखिल होते मूसा शाह ने आगे बढ़कर रोती हुई ज़रमीने को सीने से लगाया, और इसको ऐसे फूट फूट कर रोते देख बमुश्किल खुद को कंट्रोल करते वासिम को कुछ सख्त कहने से बाज रखा। जबकि ज़ारिब को अंदर दाखिल होते देख अभी अब भाग कर इसके कशीदा सीने का हिस्सा बनी थी। लाला व अबरीश, इतना ही कहते वो फूट फूट कर रोती ज़ारिब शाह को जब्त की इंतहा पर पहुंचा गई। तुम्हारी बहन घर से गायब होती ना, तो फिर देखता मैं कि कैसे तुम इतने रिलैक्स रहते। इसकी बात के जवाब में वो तंजिया गोया हुआ। शायद आप भूल रहे हैं, आपकी बहन हमारी भी कुछ लगती है, इज्जत है वो हमारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी गुमशुदगी का गुस्सा किसी बेकसूर पर निकालें। वह अपनी लहू रंग हुई आंखें उसकी सुर्ख ओशन ब्लू आइज में डालकर बोला था, वैसे भी घर की औरतों की हिफाजत करना हम मर्दों का काम है, ना कि खुद इनका। तो आप अपनी गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम हम किसी दूसरे पर क्यों लगाएं? अभी इसकी बात के जवाब में वासिम से गुस्से से कुछ कहता जब झुके सर के साथ खान दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुआ था। सरदार साई, हम सब ने पूरी हवेली अच्छे से चेक की है, सब अपनी जगह सही सलामत है, लेकिन हवेली की पिछली साइड पर जो पुराना गेट है उसका ताला टूटा हुआ मिला है, और गेट भी हल्का खुला हुआ था। खान वो जंग आलूदा ताला उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, जिसे वासिम ने झपटने के अंदाज में पकड़ा था, जिस पर गोली का निशान था, जिसका मतलब था इसे फायर करके खोला गया था। और फिर इसे एक नज़र देखने के बाद वो बिना कुछ बोले वहां से निकलता चला गया। जिसके बाद ज़ारिब खान से मुखातिब हुआ था, खान गाड़ी निकालो, हम आते हैं। जिस पर वो सर हिलाते वहाँ से निकलता चला गया, लेकिन जाने से पहले एक नज़र रोती सी सकती अपने बाप की सीने से कांपती हुई ज़रमीने पर डालना नहीं भूला था। ज़ारिब ने रोती हुई अभिया को खुद से अलग करते प्यार से उसके बहते आंसू साफ किए। गुड़िया रोना बंद करे मेरी जान, कुछ नहीं होगा अबरीश को, हम वादा करते हैं इन्हें सही सलामत वापस लेकर आएंगे, आप बस दुआ करें, वैसे प्यार से समझाते हुए बोला था। जिस पर वो अपने आंसू पोंछती हाँ में सर हिला गई, और फिर वो कमरे में मौजूद सबकी तरफ एक नज़र देखते वहाँ से निकलता चला गया, जबकि पीछे सब ने अबरीश और इनकी सलामती की दुआ की थी। जी सर, लड़की उठा ली है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं ले जाना? शायद दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था, जिस पर वो हैरान होते बोला, जी ठीक है सर, हम देख लेंगे। जी कल सुबह तक? जी ठीक है सर, ओके। सुनो, बॉस ने बोला है कि हम इस लड़की को पहले जिस जगह पर लेकर जा रहे थे वहाँ अब नहीं लेकर जाना, तो हमें आज रात किसी और जगह पर ठहरा कर गुजारनी होगी, क्योंकि इसकी फैमिली ने पूरे शहर में नाकाबंदी लगवा दी है। जगह जगह पुलिस के छापे पड़ रहे हैं, कोई आसपास जगह देखकर हमें छुपने की जगह ढूंढनी होगी। जल्दी करो, हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। वो फ़ोन बंद करता अपने बॉस की हिदायत के मुताबिक अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन देते बोला, जिस पर अमल करते हुए उसने गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतारी। पास ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बंद फैक्ट्री थी, जहां उन्होंने आज रात रुकने का फैसला किया था। जब गाड़ी के हिचकोले खाने की वजह से अचानक अबरीश के मुंह से चादर सरकी, और वो जो आसपास चौकन्ना सा देख रहा था इस पर नज़र बैठते ठहर गया, और इसने अबरीश के चेहरे से पूरी चादर हटाते गौर से देखा था। ये किसे उठा लाए हो बेवकूफ़?
जिसे देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ था? आपने जिसे बोला था वही तो है। जबकि उसके चेहरे की तरफ देखते बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? जबकि उसके साथ साथ वहां बैठे उसके दूसरे साथी भी अब परेशान हो चुके थे। मेरा यकीन करें, मैं तो वही लड़की उठाई थी, पर ये बदल कैसे गई? वो इसके चेहरे की तरफ देखता यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला था, जिस पर साथ वाले ने रुक कर इसके कान के नीचे थप्पड़ लगाए। मैंने बदली है, मुझे क्या पता है? क्या बेवकूफ़ी अंजाम देकर आए हो? मुझे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था, वो उसको कोसते हुए बोला। जबकि उसकी बेइज्जती पर वो मुंह लटका कर पीछे होकर बैठ गया। अब इसका क्या करना है? इसके एक साथी ने उसकी तरफ देखते सवाल किया था। वापस छोड़ आए। इसके एक दूसरे साथी ने उसे मुफीद मशवरे से नवाजा था, जिस पर इसने ऐसी नज़रों से उसे देखा कि वो शर्मिंदा होता पीछे हो गया। जिसके बाद इसने अब्रीश के मासूम चेहरे की तरफ देखा था, जो कि बेसुध होश से बेगाना पड़ी थी, और फिर कमीनगी से मुस्कुराया। हम पागल हैं जो इतनी खूबसूरत बला को हाथ से जाने दे। हाथ आई हूर को ऐसे छोड़ देना ये कुफरान नियामत होगा। इस्तेमाल करने के बाद मार कर कहीं फेंक देंगे। वो इन सब की तरफ देखता अपने इरादों से आगाह करता सफाकियत से बोला, जिसे सुनने के बाद इन सब के चेहरों पर भी शैतानी मुस्कुराहट आई थी, और वो लोग अपनी हवस भरी निगाहों से इस नाजुक वजूद की तरफ देखने लगे, जो आने वाले वक्त और परेशानियों से अनजान बेहोश पड़ी थी। इससे भारी होती पलकों के साथ बमुश्किल अपनी आंखें खोली थी, और इन्हें खोलने के बाद जो पहली चीज़ उसे देखने मिली थी वो था मलगजा सा अंधेरा, जिसे वो अंदाज़ा नहीं लगा सकी वो किस जगह पर थी। वो अपना एक हाथ उठाकर अपने दर्द से फटते सर पर रख कर कराई थी, और फिर आंखें खोलकर आसपास देखने लगी। जब उसका दिमाग पूरी तरह बेदार हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लगा। इसका जर को वॉशरूम के लिए कहना, उसको किसी को बुलाना, फिर उसका हवेली की तरफ अकेले जाना, और एकदम अपने हाथों पर किसी की पकड़ और उसके मुंह पर रुमाल जैसी कोई चीज़ रखना। इसके बाद एकदम उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाना, जिसे याद करके इसके रोंगटे खड़े हो गए थे, और फिर ऐसी जगह पर उसकी आंख खुलना। इसका मतलब कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ। वो कांपते लहजे में मुंह में बड़बड़ाई थी, और फिर अपने बाबा और भाइयों को याद करते आंसू इसकी आंखों से रवानी से बहने लगे। जब इसे कुछ कदमों की चाप अपनी तरफ आती सुनाई दी थी, जिससे वो सहम गई, लेकिन फिर कुछ याद आने पर दोबारा आंसू पोंछकर बेहोश होने का नाटक करने लगी, क्योंकि इसने एक नॉवल में ऐसा सीन पढ़ा था जब कुछ लोग एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं, और किडनैपर के आने के पर वो होने के बावजूद बेहोशी का नाटक करती है। बस इसने यहाँ यही ट्रिक आजमाने का सोचा, दिल में अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ की और लेट गई थी। अरे यार, कोई उठाओ इसे, ये कब तक बेहोश रहेगी? मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। इसको बेहोश पड़े देख के एक आदमी को कौफत से बोला, जबकि इसकी बात पर अब्रीश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी, लेकिन वो खुद पर काबू करती वैसे ही पड़ी रही। हाँ यार, बहुत हो गया इंतज़ार, लेकिन इस शबाब से लुफ्त अंदोज़ होने से पहले कुछ शराब का नशा भी हो जाता तो क्या बात थी। उनका बॉस कमीनगी से आंख दबाते हुए बोला था, जिस पर वो सब हैवान कहका लगा कर हंसे थे, और फिर इसे एक नज़र देखने के बाद बाहर की तरफ बढ़ गए, लेकिन अपने गुरूर में एक संगीन गलती ज़रूर कर गए कि इसे बेहोश जानने वालों ने इन्हें दरवाज़ा बंद करने का ख्याल बिल्कुल नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ उनकी बातें और इरादे जानकर अब्रीश जी जान से लर्जी थी, और इनके जाने के बाद आंखें खोल कर उठ कर बैठती बे आवाज़ रोने लगी, लेकिन फिर हिम्मत करती उठते हुए आसपास का जायज़ा लेने लगी। जब उसकी नज़र कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी, और वो दिल में अपने रब का शुक्र अदा करती दरवाजे से बाहर एहतियात से देखती, और इनके चले जाने का यकीन करती बाहर की जानिब भागी। अब यह जाए नमाज पर बैठी मुसलसल अब्रीश की सलामती के लिए दुआ कर रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी मेहंदी से सजी हथेलियों पर गिर रहे थे, जबकि लबों पर फकल लगे थे, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या अमल करे जिससे खुश होकर ऊपर वाला उसकी मासूम सी बहन की बाहिफाजत इन तक पहुंचा दे। मेरे अल्लाह, अब्रीश के दर्द के और तकलीफ को महसूस करते उसके सहमते हुए दिल से सिर्फ एक सदा निकली, मेरे अल्लाह, आपको हमारी शहर रग से भी करीब है। सबके दिलों के हाल जानने वाले मेरे मालिक, आज आपकी ये गुनहगार बंदी आपके सामने हाथ फैलाती है। अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी बहन की हिफाजत फरमा। इसके हिस्से की तमाम परेशानी मेरी झोली में डालकर उस आजमाइश से रिहाई अता फरमा। तुझे पाक बीबी फ़ातिमा अल ज़हरा की तहीर का वास्ता उसकी आबरू की हिफाजत करना, उसकी मुश्किल आसान फरमाना। वो ऐसी दुआ मांगते मांगते सजदे में सर रख कर बा आवाज़ रोने लगी, लेकिन जबकि लबों पर सिर्फ एक ही सदा थी, हमारी अब्रीशा में बा हिफाजत लौटा दे। शराब की बोतलें मुंह से लगाए वो शैतानी कहका लगाते अपनी गलीज़ इरादों के साथ वापस अंदर हुए थे, जब अब्रीश को वहाँ से मौजूद ना पाकर उनका सारा नशा उड़न छू हुआ था। ये कहाँ गई? अरे देख क्या कर रहे हैं, गाली ढूंढो इसे, मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। जिसकी हुक्म की फ़ौरन तामील करते वो दो लोग अंदर फैक्ट्री, जबकि दो बाहर जंगलात की तरफ भागे थे। नहीं बॉस, वो अंदर नहीं है। जिसकी बात सुनते ही उसने एक ज़बरदस्त मुक्का उसके मुँह पर मारा था, और इसके साथ साथ अब्रीश को भी गाली निकालते बाहर की तरफ भागा। घनघोर काला अंधेरा
अंधेरा जंगल और इसमें गूंजती मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें जो रात के सन्नाटे को कुछ और खौफनाक बना रही थी। और दिसंबर का महीना होने की वजह से ज़मीन पर उतरी धुंध, जिसमें एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई ना दे और हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी, ऐसे में वो आसपास का होश भुलाए जंगल से होती एक तरफ भागी जा रही थी। ये रास्ता किस तरफ जाता था इसे कुछ अता पता नहीं था, बस इसे किसी भी हाल में अपनी इज्जत बचानी थी, जिसके लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ती तो उसे कोई दुख न होता। और इस बात ने इस मासूम सी लड़की के अंदर इतनी हिम्मत भर दी कि जिसने कभी कोई सर्द व गर्म हवा भी नहीं देखी थी, जिसे कभी फूलों की टहनी भी नहीं छुआ गया था, आज वो कांटों के ऊपर नंगे पांव भागती, हाथ और पांव बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी अपनी इज्जत की खातिर हर तकलीफ सहने को तैयार थी। जब इसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ आती महसूस हुई, इसे अपनी पूरी कुव्वत जमा करके बिना रुके और बिना पीछे देखे रफ्तार और तेज कर दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए वो पाँव के पास आगे आता पत्थर न देख पाई और ठोकर लगने से औंधे मुँह गिरी ज़मीन पर गिरी, जिसकी वजह से उसके होठ से एक चीख बुलंद हुई थी। इसका पाँव, जिसमें पहले से ही हल्की हल्की तकलीफ हो रही थी, अब इसमें दर्द की ठीसें उठने लगी, जबकि ऐसे गिरने से उसकी नाजुक कोहनियाँ भी बुरी तरह छिल गई थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते उठी, लेकिन बुरी तरह लड़खड़ाते हुए दोबारा ज़मीन बोस हो गई। या मेरे अल्लाह, जबकि लबों से सिर्फ एक ही सदा निकली थी। दूसरी तरफ वो लोग जो उसे ढूंढते हुए इसकी तरफ आ रहे थे, उसकी चीख सुनकर अपनी आंखों में शैतानी चमक और हवस लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो रही बॉस, जब उनके एक साथी ने उसे देखते बाकी सबको मतवजा किया था, जिसके बाद वो सब उसकी तरफ बढ़े, जबकि उनको अपने करीब आते देख अब्रिश की रूह लर्जी थी और वो अपने पाँव में उठते नाकाबिले बर्दाश्त दर्द को नज़रअंदाज करती ज़मीन पर हाथ रखते उठने की कोशिश करने लगी, जिससे इसकी हथेलियों में कांटे से चुभे थे, जिसकी वजह से इसके होठों से इसकी सिसकारी निकली थी। लेकिन फिर इन्हें एक नज़र देखते जो इसके करीब से करीब तर होते जा रहे थे, वो उठकर भागी, जबकि इसका यूं भागते देख इन गुंडों ने भी अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। जब भागते भागते इसे नीम अंधेरे में जंगल के बाहर मेन सड़क दिखाई दी, जिससे उसके दिल में एक उम्मीद की किरण रोशन हुई थी और वो अपनी तेज़ रफ्तार करती उस तरफ भागी। लेकिन इससे पहले कि वो सड़क के ऊपर चढ़ती, किसी ने उसका पाँव बुरी तरह पीछे खींचा था और वो ढलान से बुरी तरह फिसलती दोबारा नीचे कांटों पर ही ज़मीन पर आ गिरी। और वो पांचों शैतान इसके गिर्द घेरा तंग करते खौफनाक कहका लगाने लगे, जिन पर अब्रिश ने उनकी तरफ सहमी निगाहों से देखा था। फंस गई शिकंजे में, अब कहाँ जाओगी चिड़िया? उसके नाजुक सरापे को हवस भरी निगाहों से देखते वो तंजिया गोया हुआ, जिस पर उसके साथियों ने एक बार फिर कह लगाए थे, जबकि अपने वजूद पर इनकी गलीज नज़रों को आर पार होते देख अब्रिश के आंसू में कुछ और रवानी आई थी। और साथ ही उसने अपना पीला जरी गोटे वाला दुपट्टा अपनी चारों तरफ फैलाकर खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश की, जबकि इसकी इस हरकत को देखते वो सब महफूज हुए। और साथ ही उनके एक साथी ने आगे बढ़कर इसके दुपट्टे को पकड़ते खींचने की कोशिश की थी, जिस पर इसने दुपट्टे पर अपनी पकड़ कुछ और मजबूत करनी और अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते इसे खुद से दूर रखने की कोशिश करने लगी। जबकि इसको मजामत करते देख उनके बॉस ने आगे बढ़ते खींचकर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा, जिसकी वो ताब ना लाते औंधे मुंह जमीन पर गिरी। इसने एक झटके से खींचते दुपट्टा उसके तन से जुदा किया और इसको सीधा करते इस पर हावी होने की कोशिश करने लगा, जबकि उसके बाकी साथी खड़े इस तमाशे को एंजॉय कर रहे थे। अब्रिश अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करती इसे खुद से दूर रखने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी, जिस पर इसने थोड़ा पीछे होते एक और थप्पड़ रसीद किया था, जिसकी वजह से अब्रिश का निचला होठ फट गया था और इससे खून बहने लगा। लेकिन इन सब की बावजूद भी इससे हिम्मत नहीं आ रही और ज़मीन पर हाथ रखते अपनी मुट्ठी में मट्टी भरकर उसके चेहरे की तरफ फेंकी, जो कि सीधा उसकी आंखों में जा पड़ी। और वो पीछे होता इसे गलीज गालियां बकते अपनी आंखें मलने लगा, जिसका फ़ायदा उठाते अब्रिश ने अपनी पूरी हिम्मत जमा करते एक बार फिर ऊपर की तरफ दौड़ लगाई थी, जबकि अब्रिश को भागते देख इसके दूसरे साथी उसके पीछे भागे थे। जब एक ने उसके कंधे से पकड़ते काबू करना चाहा तो इसने मजामत करते उसे पीछे धक्का दिया और इस खींचातानी में इसकी शर्ट का बाजू कंधे से फट गया, जबकि नाजुक सफ़ेद जिल्द पर खराशे पड़ गई। लेकिन फिर भी वह हिम्मत करते वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इन 3-4 हट्टे कट्टे मर्दों का मुकाबला कैसे करती, जो एक बार फिर इसे दोबारा घेर चुके थे। जब इस घेरे में अपनी आंखें मलता इनका बॉस आगे बढ़ा और इसने पूरी कुव्वत से उसे थप्पड़ मारा और साथ ही गलीज गाली से नवाजा। और इस थप्पड़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि अब्रिश को अपने कान सुन होता महसूस हुआ और वो सीधा जाकर एक दर्द के साथ टकराई, जिससे इसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, जो रात के अंधेरे और सन्नाटे में दूर तक गूंजी। और टकराने की वजह से उसकी पेशानी पर चोट भी आई थी, जिससे खून तवातर बहने लगा। अब्रिश को सुन दिमाग के साथ अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता महसूस हुआ। जब इसने आगे बढ़ते उसे सीधा करते एक और थप्पड़ रसीद किया, इससे पहले कि वो चकराते कि सर के साथ दोबारा ज़मीन बोस होती, एक तरफ से भाग कर आते वजूद ने इसे सहारा देते अपने आगोश में लिया था।
इस वजूद की खुशबू को महसूस करते इतने दर्द और तकलीफ के बावजूद अबरीश के लब मुस्कुराए थे और अपनी इज्जत महसूस करते बेसाख्ता दिल से शुक्र खुदा अदा हुआ। साईं, इसके लबों से बेआवाज़ सरगोशी निकली थी और फिर यकीन दहानी के लिए उसने अपना ज़ख्म हुआ चेहरा उठाकर एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा था, जो अपने लबों को सख्ती से भींचे कहर भरी नज़रों से इन गुंडों की तरफ देख रहा था। लेकिन फिर उसके सर उठाने पर वह अबरीश की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अपनी नहली समंदर जैसी आंखों में आंसू भरकर अभी तक उसे बेयकीनी से देख रही थी और इसके चेहरे पर लगे ज़ख्म को और हालत को देखते उसके तीश में कुछ और इजाफा हुआ था और रगों में दौड़ते खून से शरारे फूटने लगे। वो लोग नहीं जानते थे कि जो फाल उन्होंने अंजाम दिया है वो इसकी किस कदर भयानक सज़ा इन्हें मिलने वाली थी। अबरीश ने कुछ देर उसके चेहरे को देखने के बाद धीरे से अपना एक हाथ उठाते उसके चेहरे को नरमी से छुआ था और फिर जब इसे यकीन हो गया कि जारिब सच में इसके पास है तो वो एक लम्हे की देरी किए बिना उसके कशीदा सीने का हिस्सा बनी थी, जिस पर सर रखते ही उसके तड़पते दिल और ज़ख्मी वजूद को एक राहत से मिली थी। और वो जो इतनी देर से इन सब का बहादुरी से मुकाबला कर रही थी, किसी अपने का सहारा मिलते बुरी तरह टूटते फूटते फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। जारिब ने भी बहुत मोहब्बत के साथ उसके गिर्द अपने तहफ़्फ़ुज़ का हिसार खींचा था और अपनी चादर जो इसने ओढ़ रखी थी इसके गिर्द फैलाते हुए इसे मुकम्मल तौर पर अपने वजूद में छुपा गया। कौन है तू? लगता है तू हमें जानता नहीं, जो मौत के मुंह में हाथ डाल के चलने आया। ये लड़की आज रात हमारा शिकार है, इसीलिए इसे चुपचाप हमारे हवाले करके यहाँ से चलता बन, नहीं तो इसके साथ साथ तुझे भी मार कर इस जंगल में दफन कर देंगे। वह अंधेरी की वजह से जारिब का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया था, तभी अकड़ कर दिखाते बदतमीजी से बोला, जबकि उसकी धमकी को सुनते अबरीश ने जारिब की पुश्त से शर्ट पर अपनी पकड़ कुछ और मजबूत की थी, जिस पर जारिब ने इसके डर को समझते मजीद खुद में भीचे इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। अलबत्ता इसे कुछ नहीं बोला था और उसकी खामोशी देखते इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़कर इस पर हमला करते, तभी खान के साथ आते उसके गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेरा और इन पर इतनी गंज तान ली जिस पर इन्हें अपनी मौत सर पर नाचती महसूस हुई थी। हे बारबी, ऊपर देखिए मेरी तरफ, अब आप बिल्कुल महफूज है, इसीलिए आपको किसी से भी डरने या फिर छुपने की ज़रूरत नहीं है ना, हम आपके पास, आपका कुछ नहीं होने देंगे। अबरीश को मुसलसल रोते और खुद में छुपते देख वो बहुत मोहब्बत से उसका चेहरा थाम कर ऊपर करता नरमी और प्यार से गोया हुआ था और बहुत तवज्जो के साथ इसके बहते आंसू अपने पूरे के साथ साफ किए, जबकि इसकी नरम सरगोशी और मोहब्बत को देखते अबरीश ने अपनी ओशन ब्लू आइज़, जिनमें रोने की वजह से सुर्ख डोरे तैर रहे थे, उठाकर इसकी आंखों में देखा था, जिनमें हल्की सुर्खी के साथ एक वहशत भी रकम थी, जबकि इसके बरक्स होठों पर एक नरम मुस्कुराहट थी। आपको हम पर यकीन है ना? इसको खुद को तकते देख वो एक बार फिर से नरमी से बोला, जिस पर इसने बिला तुराद हाँ में सर हिला दिया, जिससे इसकी मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई तो फिर रिलैक्स हो जाए और इन लोगों पर आप पर हाथ उठाकर जो गलती की है उसकी सज़ा और अंजाम आप अपनी आंखों से देखेगी। उसके गाल को नरमी से सहलाते कहर भरी नज़रों से इन गुंडों को देखता हुआ बोला और फिर इसे एक साइड करते खुद आगे बढ़ने लगा, जब अबरीश ने उसका हाथ पकड़ते हुए इसे रोका था। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, प्लीज़, मुझे घर जाना है। इसके मुड़ने पर वो रोते हुए अटक अटक कर बोली, क्योंकि इसके एक पल के लिए भी वो इससे अलग नहीं होना चाहती थी, इसीलिए दोबारा इसके हिसार में आते से उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी कि वो इसकी बात मान रखे। जब जारिब और खान का ध्यान भटकते देखकर जमशेद नामी गुंडा, जो इस ग्रोह का सरबराह था, इससे अपनी छुपी हुई पिस्तौल निकालकर जारिब पर हमला करना चाहा, जब दूसरी तरफ से आते वासिम शाह ने ज़मीन से पत्थर उठाकर उसके हाथ पर दे मारा, जिससे उसके हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर ज़मीन पर गिरी और फिर वासिम शाह ने इसे संभलने का मौका ना दिया और कहर बनकर इस पर टूटा, जिसको देखते उसके दूसरे साथियों ने भी हाथ पैर चलाने चाहे, लेकिन जारिब के गार्ड ने इन्हें मौका ही नहीं दिया और इन्हें दबोचते मुकम्मल अपनी हिरासत में ले लिया। वासिम शाह ने मार मार कर इस गुंडे को अधमरा कर दिया था, लेकिन फिर भी किसी तौर पर गुस्सा कम नहीं हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ जिंदगी में पहली बार अपने वासिम लाला का ये रूप देखकर अबरीश को इससे इतना खौफ महसूस हुआ कि उसे पुकार कर रोकने के लिए मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। लाला, बस इसके लब बेआवाज़ फड़फड़ा कर रह गए और इससे पहले कि वो वासिम शाह अपने जुनून में इसकी जान ले लेता, जारिब ने खान को इशारा किया था, जिसे समझते वह आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। छोटे साई, हम लोग इन्हें देख लेंगे, आप प्लीज़ इनके गंदे खून से अपने हाथ ना भरे। इसके कंधे पर हाथ रखते वो रुकते हुए बोला, जब वासिम शाह को इसकी ये मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसीलिए इस गुंडे को छोड़ते इसने ऊपर उठते हुए ज़बरदस्त किस्म का मुक्का खान के मुंह पर जड़ा था, जिसे देखते अबरीश के मुंह से एक चीख बरामद हुई थी, जबकि खान ने नाक से खून रवानी से बहने लगा, जिससे रोकने की इसने बिल्कुल कोशिश ही नहीं की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में मदाखलत करने की? हाँ, उसके चेहरे की तरफ देखते वो धाड़ते हुए बोला, तुम जिसके दम छुल्ले हो ना, उसके ही आगे पीछे फिरो, दुम हिलाओ तो बेहतर होगा, वरना आज के बाद मेरे रास्ते में आए तो मैं
मैं तुम्हारी जान से मार दूंगा। वो इसे वार्न करता है। कहर भरी नज़र खून में लथपथ ज़मीन पर पड़े इस गुंडे पर डालता, इसे एक ज़ोरदार ठोकर रसीद करते वो अब्रिश की तरफ बढ़ाता, जो अब भी जारिब के कंधे को एक हाथ से थामे थर थर काँपती अपने भाई का ये रूप हैरानगी से देख रही थी। वासिम शाह की हालत इस वक्त बिखरे हुए शेर जैसी की थी, जिसके सामने कोई भी आ जाए वैसे चीर फाड़ देता। गुड़िया। लेकिन अब्रिश के करीब पहुंचते ही इसको खुद से डरते देखकर इसने बहुत प्यार और नरम लहजे में पुकारा था, जिसे सुनते वो फौरन रोती हुई उसके सीने से आ लगी। जब इसने इसका चेहरा ऊपर उठाते बहुत मोहब्बत से इसकी पेशानी पर बुसा दिया और इसके बहते आंसुओं को साफ करते नफ़ी में सर हिलाया और फिर एक नज़र जारिब की तरफ देखते, जो इससे ही सपाट नज़रों से देख रहा था। इसे अपने हसार में लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, जब पाँव में दर्द की वजह से अब्रिश के मुंह से कराह निकली, जिसे सुनते वो फौरन झुककर इसके पाँव को देखने लगा, जिस पर सूजिश के साथ साथ जख्मों के भी निशानात थे। और वो बमुश्किल लब भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते सीधा होते इसे अपने बाजू में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। और इन सब के दौरान इसने जारिब शाह को बिल्कुल इग्नोर किया था, जिस पर जारिब ने गहरा सांस खींचते हुए नफ़ी में सर हिलाया। इन सबको इनके खास ठिकाने पर पहुँचाओ। और फिर खान को हुक्म देते खुद भी ऊपर की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे खान इन सबको हिदायत देता काम समझाने लगा था। इन्हें हवेली पहुंचते तकरीबन सुबह के 4 बज गए थे और इन सब के दौरान परेशान खानदान ने एक पल के लिए भी आंख नहीं लगाई थी। जारिब इन्हें फ़ोन करके अब्रिश की सलामती की खबर पहले ही दे चुका था, जिस पर इन सब ने रब का शुक्र अदा किया था। वो सब लॉन्ज में बैठे इनकी वापसी की राहत तक रहे थे, जब वासिम शाह अब्रिश को बाजू में उठाए अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते अरमगान शाह आगे बढ़े थे, लेकिन वो इन सब को इग्नोर करता इसे यूं ही उठाए ऊपर की कमरे की तरफ बढ़ गया, जिस पर बमुश्किल उन्होंने मुठ्ठियां भींच कर अपने गुस्से को कंट्रोल किया था, क्योंकि इन नाजुक लम्हों में वो इससे उलझ कर कोई तमाशा नहीं लगाना चाहते थे। जिस घर में रुके मेहमान मतवज्जा होकर बातें बनाते, इसीलिए फिलहाल होठों पर चुप का फकर लगाए इसके पीछे ऊपर की तरफ बढ़ गए। इसके बरक्स अब्रिश, जो अपने बाबा के सीने से लग कर रोना चाहती थी, खुद पर गुजरे कयामत खेज लम्हों के बारे में बताते अपने दर्द से उन्हें बांटना चाहती थी, वासिम के संभल पर इसके जब से सुर्ख चेहरे की तरफ देखने लगी, अलबत्ता मुंह से कुछ नहीं कह पाई। इसे कमरे में दाखिल होते उसे आराम से बेड पर उतारा था और सर्दी का एहसास होने पर इस पर कंफर्टर दुरुस्त करते हीटर ऑन किया। तब तक अरमगान शाह और बाकी घर के अफराद के साथ एक लेडी डॉक्टर भी अंदर दाखिल हुई थी, जिसे आते हुए वो रास्ते में फ़ोन कर चुका था, जिसने अब्रिश के थप्पड़ों से सूजे चेहरे और जख्मों को देखते फिलहाल इन सबको कमरे से बाहर जाने का बोला था, जिस पर वो सभी बाहर की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन अब्रिश ने अपने पास खड़ी उस्मा बेगम का हाथ थामते इन्हें पास रोक लिया। डॉक्टर ने इसका मुकम्मल चेकअप करते उसके चेहरे और पाँव के ड्रेसिंग के साथ कमर और बाजों में आती खराशों पर भी मरहम पट्टी करा दी थी, और इन सब के दौरान इसे फटे हुए कपड़े भी तब्दील करवा दिए थे, और फिर इसे पेन किलर देती मुकम्मल बेड रेस्ट का कहते वहाँ से चली गई। जिनके जाने के बाद वो सब दोबारा अपने अंदर दाखिल हुए और सबसे पहले दादा साईं ने आगे बढ़ते इसकी पेशानी पर प्यार किया। इनकी कमज़ोर पर शफक आंखों से एक आंसू टूट कर अब्रिश के बालों में कहीं गुम हो गया, जबकि इन सबको आते देख अब्रिश ने उठकर बैठना चाहा, जब दादा साईं ने नफ़ी में सर हिलाते लेटे रहने का बोला, जिसके बाद सबने बारी बारी आकर उसे प्यार करते उसका हाल दरियाफ्त किया था। और सबसे आखिर में अभी आके बड़ी थी, मेरी जान ठीक है ना? इसके मरहम लगे गाल पर अपने मरमरे लब रखते बहुत मोहब्बत से पूछा, जिस पर बदले में उसे मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया था। जब इसकी नज़र दरवाजे के पास खड़ी जरमीने पर पड़ी थी, जो अपनी सरमई आंखों में आंसू भर कर इसे मोहब्बत से देख रही थी, लेकिन वासिम की वहाँ मौजूदगी की वजह से आगे बढ़कर उसके पास जाने की जरूरत हरगिज़ नहीं की थी। सर, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना मेरे पास। उसे मुसलसल अपनी जगह पर खड़े देख अब्रिश ने खुद से उसे मुखातिब करते अपने पास बुलाया था, जिस पर इसने सहमी हुई निगाह से वासिम शाह की तरफ देखा। जर बेटे, आपकी दोस्त को आपको बुला रही है, जाइए इनके पास, वो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। अरमगान शाह इससे प्यार से मुखातिब होते वासिम की तरफ घूरते हुए बोले, जिस पर इसने लब भींचते फिर आगे बढ़कर अब्रिश के सर पर प्यार करते उसे ख्याल रखने का बोलता वहाँ से निकलता चला गया। जिसके निकलते जरमीनी ने सुख का सांस लेते इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। मुझे माफ़ कर देना अब्रिश, मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाई, सिर्फ और सिर्फ मेरी गफलत की वजह से तुम्हें इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरी जान। इसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते वो रोते हुए बोली, जिस पर इसने नफ़ी में सर हिलाते उठकर इसके दोनों हाथों को खोलते इसे अपने सीने से लगाया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तो मेरी किस्मत में लिखा था, और आज जो मैं यहाँ सही सलामत बैठी हूँ ये भी सब की मोहब्बत और दुआओं का नतीजा है, इसीलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। इससे हलक होकर उसके आंसू साफ करती वो मुस्कुरा कर प्यार से बोली, जिस पर वो एक बार फिर आगे बढ़ती उसके सीने से लगी। जबकि अभी आज जो इन तीनों को मुस्कुरा कर देख रही थी, अब्रिश ने उसके लिए भी अपनी दूसरा बाजू वाह किया, जिसमें समाते इसने दोबारा उसके गाल पर प्यार किया था। जबकि इन तीनों की मोहब्बत को देखते बाकी घर वाले आसूदगी से मुस्कुराए थे, और फिर डॉक्टर की हिदायत के
उसे आराम करने को कहते वहाँ से निकलते चले गए। लेकिन अबिया और ज़रमी ने दोनों उसका ख्याल रखने के लिए वहीं उसके कमरे में ठहर गई और उसके दाएं बाएं लेटते उसे मुकम्मल अपने हिसार में लिया था, क्योंकि वो अपनी इस नाजुक गुड़िया से अब एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती थी। जबकि इनकी मोहब्बत और पॉजिटिव न्यूज़ को देखते अबरीश ने मुस्कुराई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी इसे एक वजूद की कमी का शिद्दत से एहसास हो रहा था, और वो वजूद था ज़ारिब शाह, जिसे वासिम के साथ वह वापस हवेली आने के बाद इसने नहीं देखा था। सबसे मिलने के दौरान भी उसकी नज़रें मुसलसल दरवाजे पे टिकी हुई थी कि वो कब इससे मिलने आए और इसका हाल दरियाफ़्त करे। क्या इसकी नज़र में अबरीश की इतनी अहमियत भी नहीं थी कि वो एक बार आकर उसका हाल पूछ लेता। वो अपनी इस कम मायगी का एहसास करते इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और साथ ही में दिल में उसके लिए नाराज़गी पैदा हो रही थी, जिसके चलते इसने ज़ारिब शाह से कभी ना बात करने का फैसला करते आंखें मूंद ली थी। दवाओं के असर जल्द ही गहरी नींद में चली गई, लेकिन वो मासूम नहीं जानती थी कि जिससे वो नाराज़ हो रही है, कैसे उसने उसके गुनहगारों को कैसे कैफ करदार तक पहुंचाया था, इस पर उठने वाले हाथों को किस बेरहमी से काटा था, इसे गाली देने वाली ज़बान को कैसे तेज़ाब से जलाया था, इस पर उठने वाली नज़रों को कैसे नोचा था कि वो किसी और पर उठने के काबिल नहीं रही थी। कि आज तो खान से भी इसका रूप ये देखना बर्दाश्त नहीं हुआ था और वो तो अपने मुंह पर हाथ रखता इस कमरे से निकलता चला गया और बाकी जो वहाँ मौजूद थे सब ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि ज़ारिब शाह इन्हें इस वक्त इंसान के भेस में एक हैवान नज़र आ रहा था, जो इस वक्त अपनी दरिंदगी की इंतहा पर था, जिसने इन सब के इतने छोटे छोटे टुकड़े किए थे कि इनकी गिनती करना मुश्किल थी। बहुत बड़ी गलती की थी इसके दुश्मनों ने, इसकी फैमिली को दरमियान में ले आए थे, जिन पर वो उठने वाली एक गलत निगाह तक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्होंने ये हरकत अंजाम देते इसके अंदर के जानवर को जगाया था, इसके घर की लड़कियों पर नज़र डालते उसकी गैरत को ललकारा था, जिसका अंजाम कितना भयानक होना था अगर वो जान जाते तो कभी ये गलती सर अंजाम नहीं देते। लेकिन अब तो ये जंग शुरू हो चुकी थी, जिसका एख्तिताम तो सिर्फ उनकी या फिर ज़ारिब शाह की मौत पर ही हो सकता था। वक्त की धार ने किस तरफ बहना था, जिंदगी ने किसी शह और कैसे मात देनी थी और किसने सिकंदर बनते जीत का सहरा अपने सर सजाना था, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। अबरीश को परसुकून सोते देखकर अबिया और ज़रमी ने वहाँ से उठाई थी, क्योंकि इसके सलामत मिल जाने पर उन्होंने शुक्राने के नफिल भी अदा करने थे। सेकंड आज बारात का दिन था तो ज़र ने नजमा और उज़मा बेगम के कामों में इनमें हाथ बटाना था। वैसे भी पार्लर वाली ने दोपहर 2 बजे के वक्त करीब आना था। अच्छा ही था कि वो तब तक आराम कर लेती और इसकी तबीयत भी कुछ हद तक संभल जाती, इसीलिए वो दोनों इसे बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से निकल आई थी। ये तकरीबन सुबह 5:30 बजे का टाइम था जब ज़ारिब शाह अपने तमाम काम मुकम्मल करके हवेली में दाखिल हुआ और आते हुए वो फजर की नमाज बाजमात अदा करते हुए आया था। अब बस कुछ देर आराम करने की गर्ज से अपने कमरे की तरफ जा रहा था, क्योंकि इतनी टेंशन और ऊपर से सारी रात जागते रहने की वजह से उसकी आंखें जल रही थी, जबकि सर में शदीद दर्द की ठीसें उठ रही थी। एक हाथ से अपनी आंखों को मसलता ऊपरी तीसरी मंजिल पर बने अपने पोषण की तरफ बढ़ रहा था, जब रास्ते से गुजरते अबरीश के कमरे के बंद दरवाजे पर उसकी नज़र पड़ी थी और वो जो ऊपर जा रहा था रुक कर इसके दरवाजे की तरफ देखने लगा। आज जो इसने अबरीश की हालत देखी थी, दिल में इसके लिए कोई जज्बात ना होने के बावजूद भी वो तड़प उठा था। इसकी गुमशुदगी की खबर ने उसके पत्थर जैसे दिल पर गहरा वार किया था। इसकी गुमशुदगी से ढूंढने और फिर मिल जाने तक का एक अलग किस्म की बेचैनी ने उसे अपने हिसार में रखा था, जो अबरीश उसके सीने से सर रखती दूर हो गई थी। अबरीश का तड़प कर रोते उसके सीने से लगना इसे ऐसा लगा जैसे उसके मुर्दा हुए दिल में नई जान डाल गया और वो इतनी ज़ोर से धड़का जिसकी आवाज़ इसके अपने कानों तक सुनाई दी थी। इसके वजूद का नरम गरम लम्स, इसके बहते आंसू और सांसों की तपिश अपने सीने पर महसूस करके वो एक नए जज्बात से रोशना हुआ था, जिसे देने के लिए इसके पास फ़िलहाल कोई नाम नहीं था। लेकिन जो भी था यह एहसास बहुत प्यारा था, जिसे याद करते उसके लब एक बार फिर मुस्कुराए थे और वो ऊपर जाकर कुछ देर आराम करने का इरादा मुलतवी करता एक नज़र देखने की गर्ज से उसे उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने बिना आवाज़ किए दरवाजे को धीरे से धकेलते हुए उसे खोला था, ताकि अबरीश आराम में खलल ना पड़े, और फिर उसी तरीके से दरवाजे को बंद करता बेड की तरफ बढ़ा, जिस पर अबरीश अपने सीने तक कंफर्टर ओढ़े सुकून के साथ सो रही थी। इसे धीरे से झुकते इसके नीम अंधेरे में उसके मासूम चेहरे को बहुत करीब से दिखा था। इसकी नज़रें अबरीश की पेशानी पर लगी बैंडेज से होती हुई इसके थप्पड़ों से सूजे हुए रुई जैसे गालों पर आई थी और फिर इसके
पत्तियों जैसे नरम लबों पर आए जख्म और उस पर लगे मरहम पर ठहर गई, जिसे देखते ही उसने एक बार फिर अश्ताल से अपनी मुट्ठियां भींची थी, जबकि उसकी तकलीफ को महसूस करते उसे अपनी रूह में बेसुकूनी उतरती महसूस हुई, जिसके चलते उसने अपने अनाबिल लब धीरे से उसकी पेशानी पर लगी बैंडेज पर रखे और वहां से होते हुए उसे बिना अलग हुए बहुत नरमी के साथ बाएं गाल पर आया था, जिस पर उंगलियों के निशान वाजे थे, जिसे नरमी से छूते इससे इन पर मरहम रखने की कोशिश की थी और निचले लब के पास आए जख्म पर धीरे से अंगूठे से सहलाते हुए सतवान नाक में चमकते लौंग पर झुक गया। कुछ देर इसे महसूस करने के बाद, इससे पहले कि वो इससे अलग होता, अब्रिश ने अपने चेहरे पर उसके लम्स को महसूस करते आराम से अपनी आंखें खोली थी और इसे अपनी इतने करीब देखते उसका दिल जोरों से धड़का था, जिस पर अपना एक हाथ रखते बमुश्किल खुद को संभालती उसकी आंखों में देखने लगी, जो उसके जागने पर थोड़ा पीछे होता अपनी थकावट से सुर्ख हुई गहरी सब्ज रंग आंखों में फिक्रमंदी भरकर उसकी तरफ देखने लगा। आप? जब खामोशी का दौर ना बढ़ने लगा तो अपनी धड़कनों के शोर से तंग आते अब्रिश ने खुद इसे मुखातिब कर लिया और वो जो इसके मासूम चेहरे में खोया हुआ था, इसके पुकारने पर होश में आता दिलकशी से मुस्कुराया। आपको देखने के लिए आए थे हम। अब कैसी तबीयत है आपकी? अपने लफ्ज़ों में मिठास भर कर वो अपने मखसूस लब लहजे में गोया हुआ, जिसे अब्रिश ने पहली बार दिल से महसूस किया था। कितना इज्जत व एहतराम था इसके लफ्ज़ों में, और वो इसके साथ अपने पिछले रवैये को याद करते जी भर कर शर्मिंदा हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसे ज़ारिब का दूसरा रूप भूल गया था या फिर वो इसे बहुत अच्छा समझने लगी थी, लेकिन कल के हादसे के बाद इसे इतना ज़रूर पता चल गया था कि असल मायनों में वही उसका मुहाफिज था और वो इसकी इज्जत और अमानत, जिसकी हिफाजत के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार थी। और जैसे कल उसकी बात का मान रखते हुए वो रुक गया। इसे पूरी उम्मीद थी कि अगर वो कोशिश करे तो इसे सही और अच्छाई के रास्ते पर ला सकती थी। जी पहले से बेहतर, वो बहुत ठहरे हुए लहजे में नरमी से गोया हुई, जिसे सुनते ज़ारिब ने सर हिलाया था। चले फिर आप आराम करें, हम चलते हैं। लेकिन इतनी जल्दी? उसके गाल को प्यार से थपथपाते वो उठने लगा, जब अब्रिश के मुंह से बेसाख्ता निकला और फिर अपनी जल्दबाजी का एहसास होते जबान दांतों तले दबाई, जबकि दिल में खुद को हजार सलवत सुनाते लानत तान की थी। जबकि इसके बरक्स उसकी बात पर ज़ारिब की घनी मोचों तले अनाबे लब मुस्कुराहट से आए थे। आपके ख्याल से हमें कुछ देर और यहाँ बैठना चाहिए, यही कहना चाह रही हैं आप? वह उसके करीब बेड पर बैठता थोड़ा उसके करीब होते अपने निचले लब को दांतों तले दबाकर शरारत से बोला था, जिस पर अब्रिश अपनी आंखें सख्ती से मीच गई, जबकि दिल इसकी सरगोशी पर ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी पसलियाँ तोड़ कर बाहर आएगा। और साथ साथ वो बेचैनी से अपने पहले से जख्म शुदा लबों को दांतों से चबा रही थी, जिसे देखते ज़ारिब ने अपना अंगूठा इसके लबों पर रखते हुए इसे इस अमल से रोका था और उन्हें दांतों की कैद से आज़ाद कराते नरमी से सहलाने लगा, जबकि अपनी जज्बात और तलब पर कांच सी आंखें उसकी ओशन ब्लू आइज़ पर रख गई थी, जिनमें अधूरी नींद के साथ साथ अब उसकी कुर्बत की खुमारी भी उतरने लगी थी। उसके चेहरे पर पड़ती ज़ारिब की गर्म सांसों और लबों पर सहलाते खदरे लम्स को महसूस करते अब्रिश की आंखें बोझल होने लगी। दिल में जागता कुछ होने का एहसास सांसों में उतरती उसके डार्क क्लोन के साथ सिगरेट की भीनी भीनी खुशबू और ज़ारिब की आंखों में नजर आती ख्वाहिश को जानते वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर गई, जिसे उसकी रजामंदी जानते वो थोड़ा और ऊपर होता अपनी कुर्बत की वजह से धीमी चलती उसकी सांसों को अपनी नरम गिरफ्त में ले गया और बहुत चाहत और तवज्जो के साथ उसके नरम लम्स को महसूस करने लगा। जब उसकी चाहत को देखते हुए अब्रिश ने अपने दोनों बाजू इसकी गर्दन में हायल करते खुद भी इसका साथ देने लगी, जिसे महसूस करते वो कुछ पल के लिए हैरान होता रुका, लेकिन अब्रिश उसके लम्स में इस कदर खोई हुई थी कि बेखुदी में उसका रुकना भी महसूस ना कर सकी, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ अपने पैरों को जूतों की कैद से आज़ाद कराता सही से ऊपर होते उसके नाजुक वजूद पर अपना बोझ मुंतकिल करता अपने अमल में नरमी के साथ अब हल्की शिद्दत भी ले आया था, जिसका अब्रिश उसके घने बालों में नरम से अपने नाजुक उंगलियां सहलाते हुए मुकम्मल साथ दे रही थी। हालांकि अब इसकी सांसें टूटने लगी थी, लेकिन फिर भी इसने ज़ारिब को खुद से अलग होने को नहीं बोला था। ये ज़ारिब शाह की शख्सियत का तलस्सुम था, जिसने उसे मुकम्मल अपने हसाल में रे रखा था कि वो मुकम्मल इसमें खोई हुई थी। इसके लम्स से एक सुकून सा इसके रग व जान में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी बंद होती सांसों को ख्याल करते वो खुद ही धीरे से पीछे हुआ, लेकिन इससे अलग नहीं हुआ, बल्कि वो इसके लबों से होता इसकी चीन पर लब रखता इसे अपने लम्स से सिलकाते हुए गर्दन की तरफ आया था और इसकी ब्यूटी बोन में अपने भीगे लब रखता इसे नए इम्तिहान में डाल गया, जिस पर तड़प कर अब्रिश ने उसकी पुश्त पर अपने नाखून
सुकून चुभोए थे, जिसकी मीठी चुभन को महसूस करते इसके लब मुस्कुराए थे, जबकि अपनी गर्दन पर इसके भीगे लबों के साथ दाढ़ी मूंछों की चुभते सरकते लम्स और उसकी शिद्दत को महसूस करते उसकी आंखें अब नम होने लगी थी, जबकि ज़ारिब इसके वजूद की नरम लम्स में खोया हुआ गर्दन की हदों फलांग ताब नीचे की तरफ बढ़ने लगा, जिस पर अब्रीश की बस हुई थी और इसने बेसाख्ता तड़प कर इसे पीछे की तरफ धकेला, जिस पर वो पूरा तो नहीं अलबत्ता थोड़ा पीछे ज़रूर हुआ था, जबकि उसके ऐसे झटकने पर आंखों में हल्की नागवारी उतर आई और इसने नज़र उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा था, जो लंबे लंबे सांस भरती सुर्ख नम आंखों के साथ इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। जैसे एक पल देखने के बाद वो सपाट चेहरे के साथ उसे अपने हसार से आज़ाद करता सीधा होते बिना कुछ कहे अपने जूते दोबारा पहनने लगा, और इससे पहले कि वो इसके पास से उठता, न जाने किस एहसास के तहत अब्रीश उठकर इसके हसार में आते दोबारा इसके सीने का हिस्सा बनी थी। आई एम सॉरी, मेरा मकसद हरगिज़ आपको हर्ट करना नहीं था, वो मैं तो बस घबराहट में, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। इसके सीने से सर निकाल कर उसके चेहरे की तरफ देखती अटक अटक कर बोली थी, जिसका ज़ारिब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो अब भी खामोश नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। फिर इसे अपनी गोद से उठाते एक साइड करने लगा। जब उसके इरादों को समझते अब्रीश ने उसकी गर्दन में बाजू हायल करते बेसाख्ता ऊपर होते उसकी घनी मूंछों तले अनाबी लबों पर अपने भीगे उसकी शिद्दत से सुर्ख हुए लब रखे थे। सॉरी। और फिर थोड़ी देर बाद उससे अलग होते नज़रें झुकाकर सुर्ख चेहरे के साथ धीरे से बोली थी, जबकि इसे मनाने के अंदाज और मासूमियत को देखते वो मुस्कुराया था। ना करे भाभी, आपकी हरकत और मासूम शरारतें हमें दोबारा बहकने पर मजबूर कर रही है, और अगर इस बार हम बहके तो अपने कदम नहीं रोक पाएंगे और ना ही शाम तक रुखसती का इंतज़ार करेंगे। आपकी नन्ही सी जान पर बहुत भारी पड़ेगी हमारी कुर्बत। वो इसकी भीगी पलकों और सुर्ख चेहरे को देखते बेबाक जसारत करता सरगोशी नुमा आवाज़ में जताते हुए बोला था, जिस पर वो काम कर रह गई और फ़ौरन से इससे दूर होते इसके हसार से निकलना चाहा, लेकिन ज़ारिब ने इसकी कोशिश को नाकाम करते इसे एक लम्हे की मोहलत दिए बिना झुकते हुए इसके लजरते कांपते सुर्ख होठों को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में लिया था। जबकि इन सब के दौरान अब्रीश को कुछ नहीं कर पाई थी सिवाय उसके कंधों को अपने हाथों से थामने की, और जो गुस्सा अब्रीश के झटकने पर इसे आया था उसके नरम होठों पर अच्छी तरह निकाल लेने के बाद वो इससे अलग हुआ और इसकी भीगी नम पलकों को देखते इन्हें नरमी से छूते हुए बेड पर डालने लगा। जबकि इसे दोबारा खुद को बेड पर डालने और झुकते देखकर वो इसके इरादों को कुछ और मतलब निकालती अपनी आंखें सख्ती से बंद कर गई। अलबत्ता दोबारा से झुकने की गलती नहीं की। दूसरी तरफ उसकी आंखें बंद करने पर वो इसके डर को समझते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराया था। आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं, हम कब कुछ नहीं करेंगे आपके साथ, और ना ही ये वक्त है इन सब चीज़ों का। लेकिन हम एक बात आपको क्लियर भी बता देना चाहते हैं भाभी, कि दोबारा कभी हमारे पास आने पर हमें ऐसे मत झटकिएगा, वरना अपने गुस्से में हम क्या कर जाएंगे यह हम खुद भी नहीं जानते। वो उसकी पेशानी को होठों से छूते नरमी से बावर करवाता उसकी बलाई लब को अपने होठों की गिरफ्त में लेते एक बार फिर नरमी से अपने लम्ब से भिगोता एक नज़र उसके सुर्ख अनार हुए चेहरे की तरफ देखते वहाँ से उठ गया। जबकि उसे उठते ही अब्रीश ने कंफर्टर को खींच कर ऊपर लेते खुद को मुकम्मल इसमें छुपा लिया, जिसे देखते हुए कमरे में ज़ारिब का दिलकश कहकहा गूंजा था और फिर वह नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से निकलता चला गया, क्योंकि अगर कुछ देर और वो यहाँ ठहरता तो खुद पर किए ज़ब्त को मुकम्मल तौर पर खो देता, और वो अपने जज्बात की रोह में बहकर अब्रीश के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसके हिसाब से अब्रीश अभी इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटी थी जो उसके अंदर पल रही वहशतों और इसके लम्स की शिद्दतों को अपने वजूद पर नहीं झेल सकती थी, जिसका अंदाज़ा इसे अपनी 2 पल की कुर्बत की इसकी नम हुई आंखों में से हो गया था। जिसकी जाते उसने धीरे से अपने चेहरे से कंफर्टर हटाया, फिर बंद दरवाजे को देखते कुछ पहले की उसकी कुर्बत को याद करते हुए आस पास देखने के बाद खुद ही शर्मा गई और दोबारा कंफर्टर अपने ऊपर लेते सोने की कोशिश करने लगी, जो कि अपनी बढ़ती धड़कनों का शोर सुनते उसे अब नामुमकिन लग रहा था। अभी यहाँ नमाज वगैरह फारिग से होकर अब्रीश को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी, जब रास्ते में ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग से वापस आते वासिम शाह से टकरा गई, जिसे एक नज़र देखने के बाद इसने साइड से होकर निकलना चाहा, लेकिन वो इसकी कोशिश को नाकाम बना था। एक बार फिर उसके रास्ते में हाइल हो गया, लेकिन अभिया ने उसकी इस हरकत पर बिना कोई रिस्पॉन्स दिए चुपचाप दूसरी तरफ से आगे बढ़ना चाहा। जब वासिम शाह ने उसकी कलाई को थामते हुए से मुखातिब किया था, लड़की मसला क्या है आखिर तुम्हारे साथ, क्यों ऐसे इग्नोर कर रही हो मुझे। जब इसने अपनी सुनहरी आंखें उठाकर उस पर टिकाई थी, जो जब बोली तो इसका लहजा आजिज़ी लिए हुए था,
ये तो आप खुद से सोचना चाहिए था कि आखिर मेरे साथ ऐसे रवैये के पीछे क्या वजह है। खैर, मैं आपसे कोई भी बहस नहीं करना चाहती, तो मेहरबानी फरमाकर मेरा रास्ता छोड़ दे, और अगर मैं ना छोड़ूँ तो भूले मत मिसेस कि अब आपके रास्ते सारे वासिम शाह पर ही आकर ख़त्म होते हैं। इसीलिए अपने मिजाज दुरुस्त कर ले, वरना ये आपके हक में बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा। जबकि इसकी बात पर वासिम ने पहले नासमझी से उसकी तरफ देखा, फिर सर झटकते हुए अपनी असली रूप में आता सपाट लहजे में बोले, मिजाज दुरुस्त करने की ज़रूरत है आपको, मुझे नहीं। वासिम शाह, खुद की हरकतों पर गौर करें कि आप कैसा सलूक करते हैं दूसरों के साथ, फिर किसी और पर उंगली उठाए। इसकी आंखों में आंखें डालकर वो सपाट लहजे में चाह जताते हुए बोली, और इसे एक साइड करते वहां से निकलना चाहा, जब वासिम इसे ज़बरदस्ती रोकते अपने साथ खींचकर अपने कमरे में ले आया था और दरवाजे को एक झटके से बंद कर दे उसे उसके साथ पिन किया, जिससे अभिया को तकलीफ तो हुई, लेकिन वो लिप भींच कर बर्दाश्त कर गई। तुम्हारी इस बकवास का मतलब जान सकता हूँ मैं? उसके चेहरे को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते गुस्से से बोला था। कोई मतलब नहीं है मेरी बात का, और खबरदार आपने मुझे दोबारा छूने की कोशिश की तो। वो इसके हाथ को झटकते हुए दरश्की से गोया हुई, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसीलिए दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इतना कहते हुए उसने बालों से पकड़कर उसका चेहरा मुकाबिल करते हुए इस पर झुकना चाहा, जब अभिया ने अपना चेहरा मोड़ते हुए इसकी कोशिश को नाकाम बनाया और साथ ही अपनी पूरी कुव्वत जमा करके उसे पीछे की तरफ धकेला था। समझ क्या रखा है आपने मुझे वासिम शाह? हाँ, कोई खिलौना जिससे आप जब मर्जी खेल सकते हैं, या फिर कोई टिश्यू पेपर जिसे जब आपका दिल में आए उसे यूज़ करे और बाद में फेंक दे? आपकी नज़र में मेरी क्या अहमियत है, मैं ये कल रात अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। आपने मेरी ज़ात के लिए वो सब अल्फाज लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक बार भी नहीं सोचा कि मैं सिर्फ ज़ारिब शाह की बहन ही नहीं, आपकी भी कुछ लगती हूँ, आपकी इज्जत हूँ। नहीं, लेकिन आप अपनी अन्ना में इस तक आगे बढ़ गए कि आपके अपने अलावा बाकी सब हकीर नज़र आते हैं। मेरे लाला से बिला वजह की चीड़ और जिद ने आपको रिश्तों की पहचान भुला दी है। आप क्या समझते हैं आप मेरे साथ जैसा मर्जी सुलूक करेंगे और मैं सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लूँगी? तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं ये रिश्ता निभाने के लिए मजबूर ज़रूर हूँ, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स के साथ कोई समझौता नहीं करूँगी। माइंड इट। इसीलिए आज के बाद अगर आपने मुझे छुआ या फिर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैं आपका ये मकरूज चेहरा सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। वो अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए ठहर ठहर कर बोली थी, जिसे सुनते इसे एक आईब्रो दांत में उठाया था, जबकि घनी मूंछों तले सुर्ख व सफ़ेद लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट दराई थी, जिसे देखते अभिया ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बीची थी। मतलब इस इंसान को अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जी में तो आया इसके मुंह नोच ले, लेकिन फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करती इस बेवफा पर दो हुर्फ भेजती दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, जो लाख कोशिशों के बावजूद भी खुल कर ही नहीं दे रहा था। कोशिश बेकार है मिसेस, ये दरवाज़ा मेरी मर्जी के बगैर नहीं खुलेगा। वो भारी कदम लेता उसकी पुष्ट पर आँख करीब आते थोड़ा झुकते सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला, और साथ ही उसका रुख पलटते उसकी दाएं बाएं हाथ रखते उसकी आंखों में देखने लगा, जो रूठी रूठी सी मुंह फुलाकर बहुत प्यारी लग रही थी। तो मेरी मिसेस को मेरी नज़रों में अपनी अहमियत जाननी है, हाँ? एक हाथ से उसके गाल को नरमी से सहलाते हुए वो गंभीरता से बोला, जिससे वो पजल सी होने लगी थी। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं, मुझे जितना जानना था वो समझना था वो कल रात अच्छे से जान चुकी हूँ, इसीलिए मजीद आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें और शराफत के साथ दरवाज़ा खोल दे, वरना। लेकिन फिर हिम्मत करते हुए इसके हाथ को झटकती दरश्की से गोया हुई, जिस पर इसके नखरे को देखते वासिम का गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर लब भींच कर वो खुद को कंट्रोल कर गया। वरना क्या? हाँ, वरना क्या? तुम कुछ नहीं कर सकती सिवाय मेरे सामने अकड़ने के। वो इतना कहते बिना उसे कुछ समझने का मौका दिए झुका था और उसके लबों पर अपनी शिद्दतें निछावर करते उसके लफ्ज़ों की सज़ा देने लगा, जिस पर वो तड़प ही तो गई थी। उसके संभल में एक शिद्दत दर्द की लहर उसके वजूद में सरसरायत कर गई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, और वो अपनी पूरी कुव्वत जमा करती इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। और जब इसमें कामयाब नहीं हुई तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते इसके बाल खींचने शुरू कर दिए, लेकिन उस जालिम इंसान को इससे भी खास फर्क नहीं पड़ा था, और वो अब भी दिल जमई से अपने अमल को जारी रखे हुए था। हाँ, इसके बाल खींचने पर इसके लब मुस्कुराहट में ज़रूर ढले थे, और साथ अपने चेहरे पर गिरते इसके आंसुओं का ख्याल करते अपनी गिरफ्त हल्की ज़रूर की, लेकिन अलग नहीं हुआ था, जिसे देखते अभिया ने गुस्से में आकर उसके निचले लब को अपने दांतों से काटा था, यानी कि इस अमल के अपने तौर पर सजा दी थी ताकि वो इससे अलग हो जाए। लेकिन इससे पीछे क्या होना था? बदले में ऐसी जानलेवा गुस्ताखी अंजाम दी कि जिससे अभिया के 14 तबक रोशन हो गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई सिवाय इसके शिकंजे में फड़फड़ाने के। आखिर वो अपनी मनमानी पूरी करता अपनी मर्जी से ही पीछे हुआ था, जबकि सब के दौरान इसकी अपनी सांसें भी बुरी तरह फूल चुकी थी, जिन्हें गहरा सांस खींचते दुरुस्त करता वो अपने निचले लब दांतों तले दबा कर शरारत से उसकी तरफ देखने लगा, जबकि अभिया के अंदर तो अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो इससे नजरें मिला सकती। मुझे यकीन है कि आप आइंदा मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोचेगी।
सेकंड कल रात में जो कुछ भी कहा वो बस गुस्से में किया गया एक अमल था, इसके सिवा कुछ नहीं। और रही आपकी मेरी नज़रों में अहमियत की बात, तो आज रात जब आप मुकम्मल मेरी बनकर आएगी तो आपको अपने एक एक अमल से ये बताऊंगा कि आप मेरे लिए कितनी अहमियत की हामिल हैं। उसके कान के पास झुकते गंभीर सरगोशी करता उस साथ ही नामहसूस तरीके से दरवाज़ा भी खोल के आया था। फिर थोड़ा पीछे होते एक नज़र इसके सुर्ख चेहरे को देखने के बाद टॉवल लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि इसके मुड़ने पर अभिया उसकी पुष्ट को घुरती उसकी सरगोशी पर शोर मचाती धड़कनों को गुस्से से डपटती पलट कर दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, जिस बार आसानी से खुल गया, जिस पर वो अपने रब का शुक्र अदा करती वहाँ से निकलती चली गई। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो न्यू नॉवल के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।